हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही खुश हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, हेल्दी हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों अपना नया चैप्टर। इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। इस चैप्टर के अंदर एक तो हमें ये पढ़ना पड़ता है कि जो जीएसटी के अंदर कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स हैं जो कि संभाल के रखने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। किसको मेंटेन करने पड़ते हैं, कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं, कितने टाइम तक के लिए वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, और उसके अलावा ई वे बिल क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो हम देखना स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर में, वो हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको बोला, जब हम अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो हमें देखना पड़ता है कि कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स हमको प्रिपेयर करने हैं और मेंटेन करने हैं, बनाने हैं और संभाल कर रखने हैं। उसके अलावा हमें यह देखना है कि कितने टाइम तक के लिए हमको संभाल कर रखने हैं, और एक हमें यह देखना है कि कौन इन रिकॉर्ड्स को बनाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मजेदार है दोस्तों। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय वेरियस पर्सन्स। बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। कौन है वो? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। सर कहां पर मेंटेन करने पड़ते हैं, कहां पर उनको ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स संभाल के रखने पड़ते हैं? अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। तो समझिए दोस्तों कि लेट सपोज मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, ठीक है। और सपोज करो कि मिस्टर एक्स राजस्थान के अंदर बिजनेस करते हैं, और सपोज करो राजस्थान में जयपुर के अंदर मिस्टर एक्स का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और उसके अलावा इनके राजस्थान में ही भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में भी इनके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं। तो सर अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। भरतपुर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का अलग से, उदयपुर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का अलग से, अजमेर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का अलग से इनको अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? सर अगर मिस्टर एक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो राजस्थान के अंदर है रजिस्टर्ड, और इसके अलावा सर वो यूपी में है, उसके अलावा हरियाणा में है, तो हर जगह कर उन्हें अपने सेपरेट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सर चाहे से राजस्थान सेम स्टेट में है, लेकिन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो तब बनेंगे ना जब इनका पैन नंबर सेम है, और सेम पैन नंबर पे इन्होंने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है। सिंगल रजिस्ट्रेशन में एक बिजनेस को प्रिंसिपल, बाकी को एडिशनल बोला है। सर सपोज करो ना अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो भी इनको सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर सेम स्टेट में है पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कोई प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, तब भी इनको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। हर ब्रांच का, हर प्लेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट अकाउंट, सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और कहां पर रखने पड़ते हैं? घर पे नहीं। ऐसा नहीं है कि सर ये जो जयपुर वाला है ना, इसका मैंने बना के और मिस्टर एक्स ने अपने घर पे रखा है। जो बिजनेस है वहीं पर प्लेस रखना पड़ेगा। जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वहीं उसी जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए। कल को कोई जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर आ जाता है, इंस्पेक्टर आ जाता है, और वो बोलता है लाओ अपने रिकॉर्ड्स चेक कराओ, अपने अकाउंट्स चेक कराओ, हाथ की हाथ आपको चेक करवाने पड़ेंगे। तो जहां धंधा कर रहे हो, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां आपको उस प्लेस ऑफ बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन है उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। स्टूडेंट बोलता है इसमें क्या दिक्कत है सर? समझ में आ रहा है मेरे को तो एकदम 100% क्लियर है।
अब सवाल ये आता है, सर किस चीज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, मतलब रिकॉर्ड के अंदर हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो देखिए, आप जो कुछ भी गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये रिकॉर्ड्स में बना के रखना पड़ता है कि मैंने कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे, कौन कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करे, कौन सी डेट पर मैन्युफैक्चर करे, कितनी क्वांटिटी मैंने मैन्युफैक्चर करी, वो पूरी डिटेल आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसके लिए कच्चा माल तो कहीं से खरीदते होंगे, रॉ मटेरियल तो खरीदते होंगे। तो कितनी आपने इनवर्ड सप्लाई करी, मतलब आप ये समझ लो जैसे मोहित बंसल कोई गुड्स बनाता है, तो उन गुड्स को बनाने के लिए जो मैंने इनवर्ड सप्लाई करी, मैं उनकी डिटेल अपने पास में पूरी रखूंगा। कितना मैंने परचेज किया, कब परचेज किया, कितनी वैल्यू का था, कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स मैंने परचेज करी, उससे मैंने कितना प्रोड्यूस कर लिया, प्रोड्यूस करने के बाद में कितना तो मैंने आउटवर्ड सप्लाई कर दी, मतलब कितना मैंने बेच दिया, और कितना अभी मेरे पास में स्टॉक में रखा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग, कॉमन सेंस वाली बात है, ये सभी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। कितना इनवर्ड था, कितना आउटवर्ड था, चाहे गुड्स चाहे सर्विस। स्टॉक ऑफ गुड्स, भाई गुड्स का स्टॉक भी तो आपके पास में, सब कुछ तो बेच नहीं दिया होगा, कुछ तो आपके पास में स्टॉक होगा, इन्वेंट्री होगी। क्योंकि मैंने इनवर्ड सप्लाई करी थी, तब मैंने टैक्स भी पे किया होगा। तो क्या मैंने कोई उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया लिया तो कितना अवेल किया, और जब मैंने आउटवर्ड जब बेचा, मैंने कितना आउटवर्ड टैक्स पे किया। ये सब चीजों के बारे में, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, कितना पेबल था, कितना पे कर दिया। ऐसा तो नहीं है मेरे को टैक्स पे करना था 1 लाख रुपए, अभी तक मैंने 90,000 पे किया है, 10,000 पे क्यों नहीं किया। ईच एंड एवरीथिंग, पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्लियर ये चीज यहां तक। अब देखिएगा दोस्तों बड़े ध्यान से, अब देखिएगा, ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एंड आउटपुट टैक्स, अगर कोई पर्सन कंपोजिशन सप्लायर है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो सिर्फ इन दो की ही इंफॉर्मेशन मेंटेन कर ले। इनको मेंटेन ना करे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं करता है रेसिपिएंट से, और उसको आईटीसी नहीं मिलता है। इसलिए अगर वो इन इंफॉर्मेशन को अपने पास में अवेलेबल नहीं रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रेगुलर स्कीम में है तो उसको ये पांचों इंफॉर्मेशन अपने पास में संभाल कर रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है, सर ये तो बड़ा ही इजी है और मेरे को समझ में आ गया। ये तो बड़ा ही इजी है सर, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो दोस्तों रखनी ही रखनी है। इसके अलावा, इन एडिशन टू दी अबव, इस इंफॉर्मेशन के अलावा और भी कुछ इस अकाउंट्स हैं जो मेंटेन करने हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है कुछ स्पेसिफिक पर्सन को। तो इसका मतलब है जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को संभाल कर रखनी है। वो क्या है सर? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है ना, उस जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसको मंथली प्रोडक्शन, उसे अपने मंथली प्रोडक्शन की डिटेल रखनी है। और याद रखिएगा, सिर्फ वैल्यू में नहीं कि कितने रुपए का उसने गुड्स प्रोड्यूस किया, उसके लिए उसने कितने रुपए का इनवर्ड रॉ मटेरियल खरीदा था, सिर्फ वैल्यू में नहीं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ इनपुट यूज, कि उसने एक महीने में कितना प्रोडक्शन किया क्वांटिटी का, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी क्वांटिटी इनपुट रॉ मटेरियल उसने परचेज किया था, चाहे इनपुट गुड्स चाहे इनपुट सर्विसेज उसने परचेज किया था, उसमें से कितना उसका वेस्ट हो गया और कितना फाइनली गुड्स प्रोड्यूस हुआ। क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई इनपुट गुड्स परचेज करते हैं या हम इनपुट सर्विस लेते हैं, इनपुट गुड्स के केस में ये होता है कि जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं तो काफी सारी चीजें वेस्ट भी हो जाती हैं। तो जो चीजें वेस्ट हो गई, वो उसका भी डिटेल आपको रखना है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसका कोई बाई प्रोडक्ट भी बनकर आ जाता है। जैसे मानकर चलो आपके पास में कच्चा तेल आता है, तो आप उससे जब पेट्रोल बनाते हो तो डीजल भी बनता है ना? और उसके अलावा आप देखोगे तो केरोसिन भी मिल जाता है आपको, टार भी मिल जाता है आपको। तो आप जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना है मंथली, कि इस महीने कितने इनपुट गुड्स इनपुट सर्विस परचेज करी, उसमें से कितना वेस्ट हुआ, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाते वक्त कितना बाई प्रोडक्ट बना, कितने फिनिश गुड्स बन गए। मैं वो फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ वैल्यू नहीं, क्वांटिटी क्वांटिटी। सर क्यों? इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। क्योंकि कल को मानकर चलो कि उसने इनपुट गुड्स परचेज करी थी 10,000 यूनिट, तो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा 10,000 यूनिट्स का, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,000 यूनिट्स ही उसने प्रोड्यूस करके आगे सेल करी। 3,000 यूनिट्स जो है वो चोरी हो गई, जल गई, राख हो गई, तो इसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे वापस करना पड़ेगा। इसलिए क्वांटिटी वाइज क्लियर है ये चीज यहां तक। नेक्स्ट, सर्विस अगर कोई प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर को भी ये डिटेल क्वांटिटी वाइज बतानी पड़ेगी कि ये जो फाइनल सर्विस उसने प्रोवाइड करी है उसके लिए पहले उसने कुछ इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस परचेज करी थी। तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो भी, तो उनके पास में भी तो इनपुट गुड्स इनपुट सर्विस होती है ना। जैसे आज मानकर चलिए कि मेरा एक सलून है, तो उसमें मैंने एक तो मैं सर्विस देता हूं, लोग आते हैं सलून में, शेविंग, हेयर कटिंग, मसाज, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको। उसमें मैंने एक लड़का रखा हुआ है, उसका पैसा जाता है, वो 4 घंटे काम करता है तो आवरली बेसिस पर उसको पैसा मिलता है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे वहां पर गुड्स परचेज किए हुए हैं, बहुत सारे मैंने गुड्स परचेज किए हुए हैं, है ना? जैसे कैंची, सीजर परचेज की हुई है, कॉम, कंघा परचेज किया हुआ है, ट्रिमर परचेज किया हुआ है, बहुत सारी क्रीम्स लेकर आए हैं, शैम्पूज लेकर आए हैं। तो उन सब की भी क्वांटिटी वाइज डिटेल रखनी पड़ेगी सेम आईटीसी पर्पस के लिए। इसके अलावा बहुत बार एजेंट जो होता है ना दोस्तों, एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो एजेंट को भी क्या क्या चीजें अपने पास में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, कि जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो काम कर रहा है, क्या उस प्रिंसिपल ने उसको ऑथोराइज किया है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए, या ऐसे ही जबरदस्ती में काम कर रहा है। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथोराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल। अब किस चीज का ऑथोराइजेशन? कि वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स या सर्विस रिसीव कर सकता है और आगे उनको बेच सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे मानकर चलो कि एक मिस्टर एक्स प्रिंसिपल है और उसने मिस्टर ए अपने एजेंट को ऑथराइजेशन दिया हुआ है कि तू मेरे बिहाफ पे गुड्स या सर्विस को परचेज करेगा, रिसीव करेगा एंड आगे इसकी सप्लाई करेगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो इस केस में दोस्तों ये मिस्टर ए शो करेगा और उसके पास में रिकॉर्ड होनी चाहिए। कल को जीएसटी इंस्पेक्टर पूछ लेता है कि तू मिस्टर एक्स के बिहाफ पे क्यों गुड सर्विस को परचेज करता है, क्यों आगे उनकी सप्लाई करता है। बोला साहब मैं एजेंट हूं। बोला ऑथराइजेशन दिखा। ऑथराइजेशन दिखानी पड़ेगी उस वक्त। आ गई मेरी बात यहां तक समझ में? नेक्स्ट आ जाता है पर्टिकुलर्स, दैट इज डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विस। कि भाई एक अभी तक तो ऑथराइजेशन था, अभी तक तो उसने क्या शो किया? ऑथराइजेशन। अब उसने एक्चुअली में कितने गुड्स या सर्विस रिसीव करे प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और एक्चुअली में कितने गुड्स या सर्विस सप्लाई करे प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उन गुड्स और सर्विसेज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल उसे मेंटेन करनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट इशूड टू एवरी प्रिंसिपल। अब एक चीज बताइए, ये मिस्टर ए जो एजेंट है, क्या ये मिस्टर एक्स को एजेंसी की सर्विस दे रहा है? हाँ जी सर, एजेंसी सर्विस दे रहा है। तो क्या इसने इनवॉइस इशू किया होगा कि सर मैंने आपको सर्विस दी है, उसका मुझे पेमेंट दो? हाँ। तो वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और क्योंकि
क्योंकि ये एजेंट प्रिंसिपल के बेहाफ पे गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है, उनकी फर्दर सप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है उसने प्रिंसिपल के बेहाफ पे टैक्स भी जमा कराया होगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। उसकी भी पूरी डिटेल जो है वो उसे मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ये जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है ना, इनके अलावा है इन एडिशन टू दी अबव, देखो लिखा हुआ है मैंने क्लियरली यहां पर, इन एडिशन टू दी अबव। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा नेक्स्ट और कौन पर्सन है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर। वर्क कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। सर ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? मैंने पता है दोस्तों, अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज को। हाँ, वर्क कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बोला था, सपोज करिए कि मुझे मेरी कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कॉम्प्लेक्स या घर बनाना है। तो एक तो क्या होता है, मैं माल खुद खरीद के लेकर आता हूँ, बजरी, सीमेंट, ईंटें, और एक कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ कि तू बना दे। वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को ठेकेदार को बोला तू तो सामान खरीद ले, तू ही लिया बजरी, तू ही लिया सीमेंट, तू ही लिया टाइल्स, तू ही लिया ईंट, तू ही लिया अपने मजदूर, और तू बनाकर भी गुड्स भी तू परचेज कर ला, सर्विस भी तू कर दे, और मेरे को बना बनू के दे दे, और फाइनली बता कितना पैसा लगा। वो पैसा ले ले, मेरे को झंझट नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। ये होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब एक चीज बताइए, ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, जब ये मोहित बंसल को सर्विस दे रहा है, तो क्या मोहित बंसल से पेमेंट रिसीव करेगा? हाँ सर, पेमेंट रिसीव करेगा। तो क्या इस बात का उसे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा सर, वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने मोहित बंसल के लिए बिल्डिंग बनाई। जी हाँ। तो क्या बिल्डिंग बनाने के लिए उसने कुछ इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस परचेज करे होंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल करे होंगे। इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस उसने बिल्कुल परचेज करे होंगे। उनकी भी डिटेल उसको रखनी है। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है ये इनपुट गुड इनपुट डिटेल उसने फिर यूटिलाइज भी तो किए होंगे ना? भाई उसने बजरी खरीदी, सीमेंट खरीदा, ईंटें खरीदी, यूटिलाइज करे, हाँ। और कितने अभी तक अनयूटिलाइज्ड स्टॉक में बचे हुए हैं, इन सब की डिटेल उसको रखनी है। पहली बात तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसके ब्याह पे वो काम कर रहा है, मोहित बंसल। कितने गुड्स या सर्विस उसने रिसीव करे हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, एक एक चीज। कितना उसने गुड्स सर्विस यूटिलाइज कर लिया, कितना भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना उसको पेमेंट मोहित बंसल ने दे दिया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, और जिससे वो ये इनपुट गुड सर्विस लेकर आया था उसकी भी डिटेल, और खुद की डिटेल, वर्क कॉन्ट्रैक्टर की खुद की डिटेल। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट आ जाता है ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस और गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टर। तो पहले हम बात करेंगे इसमें ट्रांसपोर्टर की, फिर बात करेंगे वेयर हाउस वाले की। ट्रांसपोर्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं? भाई आज मानकर चलिए मैं सप्लायर हूं, मेरे को, मैं कंसाइनर हूं, सप्लायर हूं, कंसाइनर हूं, मैं कुछ गुड्स अपने रेसिपिएंट को भिजवा रहा हूं। तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैं भिजवा रहा हूं, तो ट्रांसपोर्टर के पास में डिटेल होनी चाहिए कि कौन से गुड्स में ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूं, गुड्स का रिकॉर्ड्स, कहां पर वो डिलीवर किए जाएंगे, लोकेशन। और अगर ऐसा होता है बहुत बार कि ट्रांसपोर्टर बोलता है कि साहब एक दिन में तो मैं इनको डिलीवर कर नहीं पाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको डिलीवर करने में, टाइम लग जाएगा मेरे को। तो कभी कभी ट्रांसपोर्टर भी अपने पास में इनको स्टोर कर लेता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्टर जो है वो खुद अपने पास में स्टोर कर लेता है। तो जो ट्रांसपोर्टर ने स्टोर कर लिया वो, और तो एक तो गुड्स की डिटेल कि कितना गुड्स मेरे को दिया गया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें से कितना मैंने डिलीवर कर दिया अभी तक, कौन सी लोकेशन पे डिलीवर कर दिया है, कितना मेरे पास में अभी स्टोर है जिसको मैं बाद में डिलीवर करूंगा, और किसने ये भेजा था, कंसाइनर, और किसको भेजा है, कंसाइनी, उनका पूरा जीएसटीएन नंबर। सर अगर कंसाइनर और कंसाइनी के पास में जीएसटी नंबर नहीं हो तो उनके पास में एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होगा, वो देना पड़ेगा। क्लियर होना चाहिए उनके पास में। ये तो ट्रांसपोर्टर की बात हो गई, उन्हें ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अच्छा, इसके अलावा अब बात आ जाती है वेयर हाउस की। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हम वेयर हाउस में अपना सामान रखवा देते हैं,
बहुत बार ऐसा होता है, हम वेयर हाउस में अपना सामान गोडाउन में रखवा देते हैं और जिसका हम किराया देते हैं। ऐसा होगा ना, मान के चलिए मैंने फॉरेन से, यूएसए से इंडिया में कुछ माल मंगवाया, मैं उन्हें अभी क्लियर करा के नहीं ले जा रहा हूँ, मैं वेयर हाउस में रखवा रहा हूँ। या फिर इंडिया के अंदर ही कहीं से गुड्स हैं, मैं अपने, मेरे पास में जगह नहीं है, मैं वेयर हाउस में उनको रखवा रहा हूँ। तो जो वेयर हाउस वाला है उसको डिटेल अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कौन से गुड्स उसने अपने पास में वेयर हाउस करे हैं, किस पर्सन के गुड्स हैं वो, उनकी पूरी की कितने गुड्स वेयर हाउस करे, उसमें से कितने कोई बंदा डिलीवरी लेकर चला गया, कितना अभी उसके पास स्टॉक में बचा हुआ है। एक एक चीज उस वेयर हाउस कीपर को अपने पास में संभाल कर रखनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर पीरियड ड्यूरिंग विच गुड्स रिमेन्ड इन द वेयर हाउस। वो गुड्स वेयर हाउस में जब तक रहते हैं तब तक उन गुड्स की पूरी डिटेल कि कितने गुड्स डिस्पैच हो गए, कितने उसने रिसीव किए थे, कितने गुड्स इधर से उधर मूव हो गए, कितने डिस्पैच हो गए, कितने डिस्पोजल हो गए, कितना बचा हुआ है। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सर मानकर चलिए वेयर हाउस वाले के पास में 10 लोगों ने अपने गुड्स रखवा रखे हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो जो 10 के 10 लोग हैं उनके गुड्स को मिक्स करके पटक देगा कि हाँ इसके भी यहीं रख दो, उसके भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट वाइज वो अलग रखेगा, ओनर वाइज अलग रखेगा। यार ये गुड्स इसके हैं, वो गुड्स उसके, ओनर वाइज सेपरेटली, कि यहाँ पर जो है वो मिस्टर एक्स के गुड्स हैं, इधर वाले सेक्शन में मिस्टर वाई के गुड्स हैं, इधर वाले में मिस्टर जेड के गुड्स हैं। और उसके अलावा दोस्तों आइटम वाइज भी रखेगा। मतलब सपोज करो वेयर हाउस वाले के पास में, सपोज करो वेयर हाउस वाले के पास में मिस्टर एक्स ने अपना माल रखवा रखा है, मिस्टर वाई ने रखवा रखा है, मिस्टर जेड ने रखवा रखा है, मिस्टर पी ने रखवा रखा है, मिस्टर आर ने रखवा रखा है। तो इन सब के जो गुड्स हैं वो अलग अलग रखेगा ओनर वाइज। और ओनर वाइज में भी मिस्टर एक्स ने मानकर चलो एक तो शूज रखवा रखे, एक कपड़े रखवा रखे। तो आइटम वाइज की शूज जो है उनको एक पोर्शन में रखो, कपड़े, क्योंकि कल को मिस्टर एक्स आ जाए और बोले यार मेरा शूज वाला क्लियर करके दे दो, क्लोथ वाले अभी भी वेयर हाउस में रखो। तो ओनर वाइज एंड आइटम वाइज अलग अलग संभाल कर रखने पड़ते हैं ताकि उनका इजिली फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। क्लियर है ये चीज यहां तक? यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। आपने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को शॉर्ट में सुना होगा C&F के नाम से। सपोज करिए दोस्तों कि एक मिस्टर एक्स है और सपोज करिए ये मिस्टर एक्स बेंगलुरु में रहता है और इसने यूएसए से कुछ गुड्स मंगवाए हैं जो इंडिया के मुंबई कस्टम पोर्ट पर आए हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, इन गुड्स को क्लियर करवाने के लिए, इन गुड्स को उस कस्टम पोर्ट से क्लियर करा के और अपने पास में लाने के लिए मिस्टर एक्स को बेंगलुरु से मुंबई जाना पड़ेगा। अब बार बार थोड़ी ना जाएगा, बिजनेस है भाई, बार बार गुड्स मंगवा रहा होगा, बार बार थोड़ी ना ये जाया करेगा काम धंधा छोड़ के। इसने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया मिस्टर एफ नाम का कि तुम मेरे C&F हो, तुम मेरे लिए वहां से गुड्स क्लियर करवाओगे और लेकर आओगे। क्लियर है? तो ये जो पर्सन है ना, उसको पूरी डिटेल गुड्स की, जो उसने इस रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स के बिहाफ पे इस मिस्टर एफ ने जितने भी गुड्स क्लियर करवाए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जब भी प्रॉपर ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ये C&F उसको दे सके। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आ गया। सर आपने बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनको ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उनके अलावा इन लोगों को ये और डॉक्यूमेंट्स अपने पास में मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। सपोज करिए सर अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं किया, रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया, तो तो माना जाएगा कि आपने टैक्स की चोरी करी है। आपके मन में पाप है, आपके मन में पाप है, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। जैसे सपोज करिए कि रिकॉर्ड्स में आपने दिखाया, सपोज करिए रिकॉर्ड्स में आपने दिखाया कि साहब मैंने 1000 यूनिट परचेज करी थी रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल की 1000 यूनिट परचेज करी, और उस 1000 यूनिट से मैंने 500 फिनिश गुड्स यूनिट्स बनाए, बाकी की वेस्टेज चली गई। या 800 बनाई, 200 वेस्टेज चली गई। इस 800 में से सर मैंने 600 यूनिट्स बेच दी, तो बाकी की 200 यूनिट्स कहाँ होनी चाहिए? सर स्टॉक में होनी चाहिए। अब जब प्रॉपर ऑफिसर गया स्टॉक चेक करने, तो प्रॉपर ऑफिसर को वहां दिखाई दिया कि स्टॉक के अंदर 100 यूनिट्स हैं, जबकि आपने अपने रिकॉर्ड्स में 200 यूनिट्स बताया था। प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा मैं ये मानता हूं कि तूने टोटल 700 यूनिट्स सेल आउट करी हैं। मैं ये मानता हूं टोटल तूने 700 यूनिट सेल आउट करी हैं, ना कि तूने 600, क्योंकि तेरे स्टॉक में 200 यूनिट्स नहीं है, 100 यूनिट्स है, मतलब तू 100 और बेच चुका है। इनके ऊपर अब मुझको टैक्स दे। If any registered person fails to account for the goods or services, proper officer shall determine the demand of tax as if such goods or services has been supplied। बेच दिए गए। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई, यहां तक सर मुझे एक सिंगल तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सर एक एक चीज क्रिस्टल और क्लियर हो चुकी है मेरे लिए। क्लियर है दोस्तों ये चीज यहां तक? चलिए, अब सवाल ये आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि कौन अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, क्या क्या उसे मेंटेन करना है, सर क्या तरीका होगा, मैनर क्या होगा उन अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मे बी मेंटेन्ड मैनुअली। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में दोस्तों, कच्चा चिट्ठा रखा जाता था। मुनीम जो होते थे, है ना, अब तो सीए हैं, पहले मुनीम जो होते थे वो अपने ऐसे बड़े बड़े रजिस्टरों में मेंटेन किया करते थे। तो मैनुअली कर लो आज भी अगर वैसा चाहते हो, या इलेक्ट्रॉनिकली कर लो। और देखो जब मैनुअली करते हो ना, तो आपकी हैंडराइटिंग वहां दिखाई देती है, आप उसके लिए जिम्मेदार हो कि भैया ये आपने बनाए हैं। कल को प्रॉपर ऑफिसर आया और बोला रिकॉर्ड्स दिखाओ, आपने अपना रजिस्टर दिखाया जो मैनुअली बनाया हुआ है, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा ये इसमें गलती है, और ये आपने अपने हाथ से मैनुअली बनाया है, तो गलती आपकी है। लेकिन अगर सोचिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने बनाया तो उसमें किसी की गलती नजर ही नहीं आ रही है। क्योंकि उसमें किसी की गलती नजर नहीं आ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली के लिए जरूरी है आप अपनी बात से पलट नहीं जाओ कि ये मैंने नहीं बनाई, आप उस पर डिजिटल सिग्नेचर करोगे। क्लियर है दोस्तों ये चीज? यहां तक स्टूडेंट बोलता है सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो या इवन मैनुअली है, बहुत बार आपने देखा होगा मैनुअली अगर आप मेंटेन कर रहे हो, कल को चूहा खा गया, कल को आग लग गई, तो आपके तो रिकॉर्ड से खत्म हो गए। बहुत बार देखा है आपने जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चों के 12th क्लास के जो पेपर आपने चेक किए वो गलत चेक किए हैं, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी रिजल्ट में किसी दूसरे बच्चे के नाम पे चढ़ा दी है, तो बहुत बार खबर आती है कि साहब गवर्नमेंट का जो सीबीएसई का ऑफिस है उसमें आग लग गई और सभी कॉपियां जल के राख हो गई। होता है ना बहुत बार, चूहे उतर गए। या इलेक्ट्रॉनिकली है तो आपका डिवाइस खराब हो गया, आपका ये हार्ड डिस्क वार्ड डिस्क खराब हो गई, इसलिए जरूरी है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो, उनका बैकअप लेकर रखो, उनका एक प्रॉपर बैकअप लेके रखो कि कल को कुछ हो गया तो बैकअप है आपके पास में। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, इसका मैं बैकअप रखता हूँ अपने पास में, और मैं तो तीन चार, हम तो तीन चार जगह पर रखते हैं कि यार चलो एक हार्ड डिस्क में रख लो, एक जो है कहीं ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे डाल दो, एक एप्पल का भी आता है वहां भी डाल दो, बनी करके आता है एक, वहां पर डाल दो, ऐसे चार पांच जगह पर। तो रिकॉर्ड्स उसका बैकअप, प्रॉपर बैकअप लेकर रखो। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड्स है एक बार आपने बनाए मेंटेन किए, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि इसको कांट फांस कर रहे हो बार बार, ओवर रिटर्न नहीं होनी चाहिए। उससे पता लग जाता है कि पहले आपने कुछ और बनाया हुआ था, बाद में कोई प्रॉपर ऑफिसर चेक करने आया तो आप उसकी गलती को सही कर रहे हो। नहीं, उनको इरेज नहीं करोगे, जैसे हैं वैसे रहने दो। सर अगर मानकर चलिए मैंने कभी कुछ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन किए और उसमें मैं कोई चेंज कर रहा हूं, कुछ और चेंज कर रहा हूं, तो उसका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए आपके पास में। सर ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है अगर मैंने एक बार रिकॉर्ड्स बना लिए,
ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि मैंने अगर एक बार रिकॉर्ड्स बना लिए, तो फिर उन रिकॉर्ड्स, अगर मैंने एक बार रिकॉर्ड्स बना लिए तो फिर वो जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं उनमें कोई भी चेंज करता हूं या मैं उनमें कोई भी एडिट करता हूं, मैं उनमें कोई भी चेंज करता हूं या मैं उनमें कोई भी एडिट करता हूं, तो फिर उस केस में मैं कोई भी चेंज करता हूं या कोई भी एडिट करता हूं, तो फिर उस केस में मेरे को ना उसका ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना पड़ेगा कि किस डेट पे ये चेंज हुआ था, क्यों चेंज हुआ था, किसने किया था ये चेंज, ताकि कल को प्रॉपर ऑफिसर पूछे कि भैया ये ऐसा क्यों चेंज किया, तुमने ओवरराइट क्यों किया, बोला सर ये वजह थी, ये पर्टिकुलर। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप चेक काटते हो कभी, तो चेक पे अगर कुछ भी गलती हो गई तो वहां आपको साइन करने पड़ते हैं अपने, ताकि ये प्रूव हो जाए बैंक वाले को कि हाँ जी मेरे से गलती हो गई थी, मैं साइन करके बता रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है। क्लियर है ये चीज? तो ऑडिट ट्रेल आपके पास में होना चाहिए। और जब भी कोई आपसे प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करता है, तो फिर आप उन अकाउंट्स को उसके पास में रख सकते हो, है ना, कोड एंड अपने पासवर्ड के साथ में, यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में उसको दे दो। क्लियर हो गई ये चीज यहाँ तक? बोलते हैं कि सर यहाँ तक समझ में आ गया, अकाउंट्स मेंटेन करने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया। मेरे को ये बताइए कितने टाइम पीरियड तक के लिए ये अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, कितने टाइम पीरियड तक के लिए मेंटेन करके रखने पड़ते हैं? तो देखो ये बोलता है कि जिस ईयर से ये रिलेटेड है, जिस ईयर से ये रिलेटेड है, उस ईयर की जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की, वहां से 72, 72 मंथ्स, एग्जाम्पल के तौर पे मानकर चलो कि ये 2026 27 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2027 को ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? तो एनुअल रिटर्न की सर जो इसकी ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2017। ये इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? यहां से 72 मंथ्स, यहां से 7, मतलब आप देखोगे तो 6 इयर्स हो गए। यहां से 72 मंथ्स तक के लिए आपको मेंटेन करके रखना है। सर अगर मानकर चलो, सर अगर मानकर चलो कि हमारे जो रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स हैं, अगर उनके ऊपर कोई अपील चल रही, मतलब हमने बोला कि मेरे अकाउंट्स जो हैं वो सही हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है गलत है, हमारे बीच में डिस्प्यूट है, कहीं पर कोई केस या अपील चल रहा है, तो उस केस में बोला है एक तो ये वाली डेट तो रहेगी 72 मंथ्स, लेकिन बीच में एक और डेट आ गई है, और वो और दोनों में से विच एवर इज लेटर जो हो जाता है कि जिस दिन आपकी वो अपील खत्म होती है, डिस्पोज ऑफ होती है, वहां से 1 साल, जिस दिन वो अपील डिस्पोज ऑफ हुई वहां से अगले 1 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मानकर चलो मैंने बोला 31 दिसंबर 2027, ये आपका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है, यहां से 6 साल, 72 मंथ्स, तो आपके लग गए 31 दिसंबर 2033। क्लियर है ये चीज यहां तक? और मानकर चलो आपकी एक अपील चल रही थी, अपील चल रही थी जो कि एंड हुई है आपकी अपील सितंबर 2033 में, तो वहां से 1 साल, वहां से 1 साल मतलब सितंबर 2034, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो भी लेटर है, अब तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। अगर मानकर चलो अपील आपकी हुई थी सितंबर 2031, तो यहां से 1 साल सितंबर 2032 हो जाता, तो विच एवर इज लेटर, तो यहां तक मेंटेन करने पड़ते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? If registered person is subjected to any appeal, revision, investigation, or other proceeding or court case, then record shall be maintained till later date of 1 year from the disposal
या 72 months, विच एवर इज लेटर। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक 100% तरीके से समझ में आ गया, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो फिर अब हम चलते हैं आगे। अभी तक दोस्तों जो हमने बात करी थी, वो हम लोगों ने बात करी है अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। अब हम जो अपनी नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। अब दोस्तों हम जो आगे बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अपने ई वे बिल के बारे में। सर ये ई वे बिल क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है आप। सबसे पहली बात तो वे का मतलब क्या होता है? सर वे का मतलब होता है रास्ता। वे का मतलब होता है सर रास्ता। तो दोस्तों जब हम, जैसे मैंने आपको बताया मेरे ब्रदर की शॉप है राहुल खाद बीज भंडार, फर्टिलाइजर का काम है। कहाँ पर है? सर भरतपुर राजस्थान। वहां से बहुत सारे गुड्स, गुड्स मतलब फर्टिलाइजर का काम है, यूरिया डीएपी, ये सब जो होता है वो हम बहुत सारे रेसिपिएंट्स को भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? ऑब्वियस बात है, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको। चाहे हमारी खुद की पर्सनल गाड़ी है या ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजा जाता है। सोचो बीच में अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला पकड़ के बोले कि क्या लेकर जा रहे हो, उस गाड़ी वाले से, टेम्पो ट्रक वाले से, वो बोलेगा सब सामान ले जा रहे हैं। बोला कौन सा सामान? बोला इसका सामान है, इसको दे रहे हैं। बोला शो करो, प्रूफ करो, सबूत दो। अब अगर ट्रांसपोर्टर के पास सबूत नहीं है, पुलिस वाला बोलेगा तू तो चोरी करके ला रहा है, या तू तो कोई इलीगल वो कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, कोई उल्टा सीधा सामान है इसके अंदर, ड्रग्स व्रग्स है कुछ इसके अंदर। तो रास्ते के लिए एक बिल बनाया जाता है। अब पहले क्या होता था, पहले बहुत बार ना ऐसी कच्चा बिल बना देते थे बहुत सारे लोग, या बिल मान के चलो कि बहुत बार ऐसा होता था, उन्हें पता रहता था कि यार इस रास्ते पे कोई नहीं पकड़ने वाला है, तो बस माल भेज दिया बिना बिल के। नॉर्मल एक वे बिल होता था, नॉर्मल वे बिल। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली इस बिल को बनाना पड़ेगा, ई वे बिल को, रियल टाइम बेसिस पर, ताकि हम चेक कर सकें कि आपने जो गुड्स भेजे वो कहाँ से भेजे, कितने भेजे, कौन से गुड्स भेजे, कितनी वैल्यू के हैं, कितनी उनके ऊपर टैक्स लग रहा है, किसको भेज रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, वो सब कुछ आ जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, ई वे बिल पोर्टल है एक अलग से। आप गूगल पे जाकर अगर टाइप करते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आप जीएसटी वेबसाइट पर चले जाते हो, और अगर टाइप करते हो ई वे बिल, तो आप अलग से वेबसाइट पर चला जाते हो ई वे बिल वाली पर। इन नॉर्मल सेंस वे बिल, रास्ते का बिल जो है वो एक तरीके की रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है कैरियर के द्वारा, गिविंग डिटेल्स ऑफ शिपमेंट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, origin, destination। उसी तरीके से ऑन सिमिलर लाइन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, रियल टाइम बेसिस पे गुड्स के मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए कंसेप्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट ई वे बिल का, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल बाय द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है वो जनरेट कर रहा है इसको, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर रहा है, और ये जीएसटी पोर्टल पे यहाँ लिखा हुआ है, बट इसका अलग से होता है। देखो मैं आपको ना दिखाता हूँ एक बार, क्रोम पे लेके चलता हूँ मैं आप। देखो यहाँ पर अगर आप डालोगे ना जीएसटी वाली वेबसाइट, तो आप जीएसटी वेबसाइट पर आ गए, देखो, है ना? आप जीएसटी पे चले जाते हो, जीएसटी वाली वेबसाइट पर आ गए, देखो इसका यूआरएल क्लियर है। यहाँ पर नहीं बनता है ई वे बिल। ई वे बिल कहाँ बनता है? देखो इसका जो वेबसाइट है वो है
eWayBillGST.gab.in, यहाँ पर जाओगे आप, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब तो लॉगिन करना बड़ा ऐसा हो गया, 2-3 बार तो ओटीपी आता है आपके पास में, तब लॉगिन होता है। क्लियर है? और फिर वहां पर जाकर आप ई वे बिल जनरेट करते हो। जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी ई वे बिल 01 जो जीएसटी ई वे बिल पोर्टल पर होता है, जीएसटी ई वे बिल पोर्टल पर होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, यहां तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने ये बता दिया ई वे बिल होता क्या है, लेकिन सर अब ये बताइए आखिर ये ई वे बिल जो है वो कब इशू करना पड़ता है, कब जरूरत आती है ई वे बिल को जनरेट करने की। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब गुड्स का मूवमेंट, एक चीज याद रखिएगा, ई वे बिल गुड्स के मूवमेंट से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड नहीं है कि वो गुड्स सप्लाई हैं कि नहीं है, इन चीजों से नहीं है। वो टैक्सेबल हैं कि नहीं है, इन चीजों से ई वे बिल का लेना देना नहीं है। ई वे बिल का सिंपली लेना देना है गुड्स के मूवमेंट से। इसलिए ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि सप्लाई, जब गुड्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर रियल टाइम बेसिस पर, डिपार्टमेंट को उसके बारे में पता रहे, इसके लिए ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया था दोस्तों। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन ₹50,000, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का गुड्स आप मूव करा रहे हो तो आपको ई वे बिल इशू करवाना, जनरेट करना पड़ेगा, चाहे वो इंटर स्टेट है चाहे वो इंट्रा है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू के गुड्स को मूव करा रहे हो तो फिर उस केस में दोस्तों आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। चाहे से ऐसे गुड्स को आप मूव करा रहे हो जो सप्लाई बनते हैं, चाहे से ऐसे गुड्स को मूव करा रहे हो जो सप्लाई नहीं है, उस केस में डिलीवरी चालान और ई वे बिल दोनों इशू हो जाएंगे। पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में। या फिर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मान लो डिलीवरी ले रहे हो, इनवर्ड सप्लाई है, तो भी ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम वाला केस आ गया। और कब जनरेट होगा ये? गुड्स का मूवमेंट आप स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ये प्रॉब्लम है सर, ये जो 50,000 रुपए की वैल्यू है हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी बट एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मानकर चलो एक मिस्टर एक्स सप्लायर हैं, मिस्टर एक्स सप्लायर है और वो 48,000 के टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं जिसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। तो 48,000 तो आपके वैल्यू हो गई गुड्स की। कैलकुलेटर निकाल लो आप लोग एक बार, 48,000 और उसके ऊपर 18% टैक्स आ गया आपका 8,640। अगर हम 48,000 को और 8,640 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका आ गया 56,640। क्लियर है ये चीज यहां तक? 56,640। तो वैल्यू मोर देन 50,000 हो गई। इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है प्लस उसके ऊपर आप जो जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो उसको इंक्लूड किया जाएगा जब हम 50,000 की लिमिट को देखेंगे। लेकिन सोचिए अगर मैं यहां पर बोलूं कि जो मिस्टर एक्स सप्लायर हैं वो 25,000 के टैक्सेबल सप्लाई कर रही हैं जिसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, और 35,000 के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो अब 25,000 का टैक्सेबल सप्लाई है और उस पे 18% जीएसटी हो गया 4,500, टोटल हो गया 29,500। क्या सर इस एग्जेम्प्ट वाले को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं,
सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई प्लस उसके अमाउंट ऑफ जीएसटी को इंक्लूड करके देखेंगे। अगर मोर देन 50,000 है तो ई वे बिल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूड जीएसटी बट एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये फर्स्ट पॉइंट तो सिर्फ तभी हो सकता है ना जब आप टैक्सेबल सप्लाई कर रही हो, चाहे एग्जेम्प्ट कर रहे हो लेकिन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। सप्लाई है मतलब जब सप्लाई है, आप ऐसे कोई गुड्स भेज रहे हो जो सप्लाई ही नहीं है, अदर देन सप्लाई है, तो उसकी वैल्यू आप कैसे चेक करोगे 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है? आप अदर देन सप्लाई के लिए हमने डिलीवरी चालान इशू किया था, उसमें हमने वैल्यू लिखी थी, तो उस वैल्यू के आधार पर चेक करेंगे कि 50,000 से ऊपर है कि नहीं। वेयर मूवमेंट इज डन फॉर द पर्पज अदर देन सप्लाई, अ डिलीवरी चालान मस्ट बी इशूड। वैल्यू गिवन इन डिलीवरी चालान नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है यहां तक समझ में आ गया सर, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ई वे बिल कंपलसरी है। ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड कंपलसरली इन बिलो केसेस। जो दो केस अभी हम पढ़ने वाले हैं इनमें ई वे बिल 100% जनरेट होगा, चाहे से चाहे से वैल्यू 50,000 से कम की है कोई फर्क नहीं पड़ता, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू। कितने भी रुपए की गुड्स जो है उनका आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो, मूव करा रहे हो, इन दो केसेस के अंदर ई वे बिल हमेशा जनरेट होगा। सर वो कौन कौन से हैं? पहला, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सप्लाई कर रहा है और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। सर अगर मानकर चलो कि प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को, प्रिंसिपल सर राजस्थान का है और जॉब वर्कर सर पंजाब का है, और जॉब वर्क करने के लिए सर वो 10,000 के गुड्स मूव करवा रहा है, तो भी ई वे बिल जनरेट होगा क्योंकि इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट है, हम वैल्यू देखेंगे ही नहीं। लेकिन सर अगर ये भी राजस्थान का ही है तो फिर उस केस में 50,000 से ऊपर का चेक किया जाएगा, क्योंकि ये जो कंपलसरी है ये कब है? जब प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को मूव करा रहा है, इंटर स्टेट ट्रांसफर है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। याद कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर मानकर चलिए कोई इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है हैंडीक्राफ्टेड गुड्स का, है ना, इंटर स्टेट ट्रांसफर अगर हो रहा है हैंडीक्राफ्टेड गुड्स का, तो उसमें एक्सेप्शन दिया गया था। नॉर्मली इंटर स्टेट ट्रांसफर जो है गुड्स का, उसमें अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता था, लेकिन इसके अंदर एक लिमिट दे दी गई थी हैंडीक्राफ्टेड गुड्स वाले को, और उसमें भी बोला गया था हैंडीक्राफ्ट माना जाएगा अगर 50% से ज्यादा हाथ से बनाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था। ये बोल रहा है अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हैं उनका इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक क्लियर है, ई वे बिल क्या होता है आपने ये बता दिया। ई वे बिल सर क्यों जनरेट किया जाता है, कब जनरेट किया जाता है ये बता दिया, कब कंपलसरी है ये बता दिया, ये और बता दो सर आप ई वे बिल जनरेट कैसे किया जाता है, सॉरी कौन जनरेट करता है, हु विल जनरेट द ई वे बिल। ई वे बिल को जनरेट आखिर करता कौन है? तो मेरी बात को अब बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ई वे बिल जब जनरेट होता है ना, ई वे बिल को जब जनरेट करते हैं तो ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर एक तो जो सप्लायर है,
जो बेच रहा है मतलब है ना, उसका जीएसटी नंबर आता है उसका, और एक बार जीएसटी नंबर डाल देते हो तो बाय डिफॉल्ट नाम एड्रेस सब आ जाता है उसका। जो रेसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर आता है, और जीएसटी नंबर डाल देते हो तो उसका नाम एड्रेस सब कुछ आ जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आता है, कितनी वैल्यू के वो गुड्स हैं, उनका एचएसएन कोड आता है, उनके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, ये सब कुछ आता है पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या आता है? पार्ट बी में आता है दोस्तों ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ट्रांसपोर्टर की डिटेल कि कौन से व्हीकल से आप भेज रहे हो, व्हीकल नंबर क्या है, उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, ये सब डिटेल आती है। तो अब हमें ये देखना है कि पार्ट ए कौन जनरेट करता है ई वे बिल का, पार्ट बी कौन जनरेट करता है। देखो पार्ट ए में डिटेल्स आते हैं गुड सप्लाइड की, सप्लाई रेसिपिएंट की, प्लेस ऑफ डिस्पैच, डिलीवरी, और सब कुछ आता है, वैल्यू ऑफ द गुड्स, एचएसएन कोड, ईच एंड एवरीथिंग। और पार्ट बी के अंदर आता है कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है, ट्रांसपोर्ट डॉक व्हीकल नंबर आ जाता है, डॉक्यूमेंट नंबर आ जाता है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक ये चीजें आ जाती हैं। एक मिनट रुकिए, एक छोटा सा ना करेक्शन कर लो, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नंबर ना यहाँ पे आएगा, क्योंकि पार्ट बी में सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है। सर ये डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, टाइम, ये सब क्या होता है? अरे डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर। आ रही है मेरी बात यहाँ तक समझ में? जब आपने इनवॉइस इशू करी थी ना, उस पर नंबर होता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक इनवॉइस दिखाई थी अपने राहुल खाद बीज भंडार की, उसका इनवॉइस नंबर शायद 913 था। तो जब उसका ई वे बिल काटा जाएगा तो उसमें इनवॉइस नंबर डाला जाएगा, ताकि ई वे बिल कनेक्ट हो जाएगा ना कि कौन सी वाली इनवॉइस के लिए कौन से वाले गुड्स, भाई जो गुड्स आप कर रहे हो उसके लिए इनवॉइस इशू करी होगी आपने, इसलिए इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। क्लियर है ये चीज? डेट, टाइम, कब भेज रहे हो, ये सब चीजें। और पार्ट बी में जो आता है दोस्तों, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आती है। चलो सर यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए इसको इशू कौन करता है। पहली बात करेंगे पार्ट ए की। इसको इशू करता है पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट, मतलब जो बंदा गुड्स को मूव करवा रहा है उसकी जिम्मेदारी है ई वे बिल जनरेट करनी। अब अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड वो खुद ट्रांसपोर्ट, अपना ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहा है, अपनी ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो खुद भेज रहा है, तो फिर सप्लायर पार्ट ए इशू करता है। जैसे हम जो राहुल खाद बीज भंडार है ना, हम रजिस्टर्ड हैं और हम हमारा ही टेम्पो है, एक ट्रक है, मिनी ट्रक जैसे बोलते हैं, वो उसके थ्रू हम भेजते हैं, तो हम खुद ही जनरेट कर देते हैं। मैं खुद ही जनरेट करवा देता हूं, मेरे यहाँ पे जो आर्टिकल काम करते हैं। सर अगर रेसिपिएंट जो है वो बोल रहा है कि मैं अरेंज करवा दूंगा ट्रांसपोर्ट, तो आप इशू कर दो। सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट कर देगा। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं है, बल्कि हम किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, तो हम बहुत बार ट्रांसपोर्टर से भी बोल देते हैं कि ट्रांसपोर्टर हो गया, ई कॉमर्स वाला हो गया, कोरियर एजेंसी वाला हो गया, है ना। अगर हमने उसको ऑथराइज कर दिया तो वो हमारे बेhalf पे पार्टी इशू कर देते हैं, और कुछ केसेस में तो उनको इशू करना कंपलसरी हो जाता है, पढ़ेंगे अभी आगे। वरना नॉर्मली अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और खुद का व्हीकल है उसका, वो कर देगा। रेसिपिएंट अरेंज कर रहा है, रेसिपिएंट। बहुत बार होता है, मान लो जब भैया जो है वो सप्लाई करवा रहे हैं, मान लो मथुरा में, यूपी में, तो वो पूछते हैं हमसे साहब कितना रुपया लगेगा इसका सप्लाई का, तो हम बोलते हैं साहब 1000 रुपया लग जाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से बंदा आएगा, छोड़ के जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग, 1000 रुपये लग जाएगा। वो बोलते हैं साहब 1000 रुपया तो ज्यादा है, मेरे यहाँ पर तो बंदा 600 रुपये ले लेता है। आप भेज दो भैया, आप ई वे बिल जनरेट करवा दो। या फिर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, व्हीकल है, ठीक है आप कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ट्रांसपोर्टर से भी करवा सकते हैं। अब आता है पार्ट बी। सर पार्ट बी कौन करेगा? इसको करेक्ट कर लिया ना आपने, ये इसका पार्ट है, यहाँ पे है, ठीक है। पार्ट बी, अब सुनिएगा। इन केस ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड बाई ट्रांसपोर्टर, अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टर कर देते हैं। होता कैसे है अभी हम पढ़ेंगे, आखिर प्रोसेस में आगे पढ़ाऊंगा। जब पार्ट ए हम
करते हैं ना, पार्ट ए जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है वो करता है, तो उसके बाद में एक रेफरेंस नंबर उसके पास में आ जाता है। वो रेफरेंस नंबर ये ट्रांसपोर्टर को दे देता है, भेज देता है। कैसे भेज देता है? वहाँ ऑप्शन आता है, एक ई वे बिल पोर्टल पे ऑप्शन आता है, जब आपने पार्ट ए फिल कर दिया और आपको एक टेम्पररी नंबर इशू हो गया, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इस टेम्पररी नंबर को अपने ट्रांसपोर्टर को भेजना चाहते हो। तो वहां हमें ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी पड़ती है उस ट्रांसपोर्टर की। जैसे हम ट्रांसपोर्टर की आईडी डालते हैं तो वो ट्रांसपोर्टर के पास में डिटेल्स चली जाती है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ट्रांस या फिर ट्रांसपोर्ट इन ओन कन्वेंस, अगर हम हमारे ही ट्रांसपोर्ट कन्वेंस में भेज रहे हैं, तो जो पर्सन खुद करवा रहा है ना, एज अब जो पर्सन खुद करवा रहा है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? एज अब। लेकिन अगर सर ट्रांसपोर्ट अगर हम रेल से कर रहे हैं या एयर से कर रहे हैं या वेसल से कर रहे हैं, तो आपको लगता है ट्रेन वाला आपके लिए ई वे बिल इशू करेगा? रेल वाला, पानी के जहाज वाला नहीं। तो हम जो बंदा करवा रहे हैं ना, वो खुद ही इशू कर देता है। तो ये तो हो गई पार्ट ए और पार्ट बी को इशू कौन करता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा, स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को समझ में आ गया कि पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों इशू करने पड़ते हैं, तभी जाकर ई वे बिल कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज ई वे बिल कंप्लीट नहीं माना जाता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पर पार्ट बी आपको जनरेट नहीं करना, फाइल नहीं करना होता है। नॉर्मली ई वे बिल इज वैलिड ओनली इफ पार्ट बी इज ऑल्सो फाइल्ड, मतलब पार्ट ए पार्ट बी दोनों आपने फाइल किए हैं, तभी ई वे बिल वैलिड माना जाता है। अगर सिर्फ पार्ट ए किया है, पार्ट बी नहीं किया, या सिर्फ पार्ट बी किया है, पार्ट ए नहीं किया, ई वे बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। दोनों पार्ट ए पार्ट बी इशू होना, जनरेट होना जरूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सिर्फ पार्ट ए आपने अगर फाइल किया, जनरेट किया, तो वैलिड है, पार्ट बी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शन हो जाता है। कौन सा है? कौन सा है? if goods transported for distance up to 50 kilometer within the same state or union territory, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स का जो मूवमेंट है वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, उससे ज्यादा नहीं है। फ्रॉम कंसाइनर प्लेस टू ट्रांसपोर्टर प्लेस, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर प्लेस टू कंसाइनी प्लेस। सर इसको समझा दो, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। कंफ्यूज होने का ही नहीं है। आपके सामने वो टीचर बैठा हुआ है जो प्रैक्टिकली इन कामों को दिन भर करता रहता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए एक मिस्टर एक्स सप्लायर है। सपोज करिए एक मिस्टर एक्स सप्लायर है और इनको मिस्टर वाई रेसिपिएंट, मिस्टर वाई रेसिपिएंट तक गुड्स भिजवाने हैं। अब ये मिस्टर एक्स जो है ना, ये कहाँ पर है? ये जयपुर राजस्थान में है। और ये मिस्टर वाई जो रेसिपिएंट है ना, ये कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर है। अब मिस्टर एक्स जयपुर राजस्थान में कहाँ पर है? राजा पार्क। तो राजा पार्क से और मानसरोवर, जयपुर में ही, राजा पार्क से मानसरोवर जयपुर में ट्रांसपोर्टर है, उसके पास में ये गुड्स गए। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। फिर मानसरोवर जयपुर ट्रांसपोर्टर ने मुंबई लेकर गया वो। मुंबई में बेंड्रा करके जगह है, स्पेलिंग मेरे को कंफर्म नहीं है, वहां ले गया। अब वहां से ये मिस्टर बाई मुंबई को, सपोज करो कि कुर्ला करके कोई जगह है मुंबई में शायद, वहां पर भेज रहा है। ये है 20 किलोमीटर। तो ये वाला जो हिस्सा है ना सर, मानसरोवर जयपुर से और मुंबई, सर ये वाला तो 50 किलोमीटर से बाहर है, और स्टेट यूनियन टेरिटरी भी चेंज हो गई। इसके लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इशू होंगे। लेकिन
इसके लिए अगर सिर्फ पार्ट ए इशू करते हो, पार्ट बी नहीं करते चल जाएगा। और इसके लिए सिर्फ पार्ट ए इशू करते हो, पार्ट बी नहीं करते चल जाएगा, क्योंकि विद इन 50 किलोमीटर्स, विद इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप देखोगे तो मिस्टर एक्स बोलेगा कि यार मैं तुमको यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्ट ए इशू कर देता हूँ, तो पार्ट बी इसके लिए ट्रांसपोर्टर को खुद को इशू करना पड़ रहा है। क्लियर ये चीज यहाँ तक? अब समझ में आया किस तरीके से होता है? स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, सर सपोज करिए कि एक ट्रांसपोर्टर है, और वो ट्रांसपोर्टर ये बोल रहा है कि यार मेरे को कुछ गुड्स हैं जो कि सप्लाई करने हैं, और बहुत सारे कंसाइनर ने दिए हैं मेरे को, अलग अलग कंसाइनर हैं, कंसाइनर ए, कंसाइनर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे अलग अलग कंसाइनर्स हैं। और वो कंसाइनर जो हैं उनके गुड्स मेरे को लेकर जाने हैं। तो क्या मैं सबके ई वे बिल अलग से लेकर जाऊं? वो ट्रांसपोर्टर एक कंसोलिडेट ई वे बिल बना सकता है। ऑप्शन आता है पोर्टल पर, बस वहां पर वो हर कंसाइनर का नंबर जरूर दे देगा, है ना? आफ्टर ई-वे bill has been generated, if multiple consignments are transported in single conveyance, transporter may generate the consolidated e-way bill indicating serial number of each e-way bill of each consignment। अगर चाहे वो बोले नहीं सर मैं तो अलग अलग ई-वे बिल है उन्हें ले जाऊंगा, तो अलग अलग ले जा। ये एक फैसिलिटी दी गई। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, अब सर सपोज करो कि बहुत सारे कंसाइनर है, और वो कंसाइनर जो जैसे ए है, बी है, सी है, इन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट, अपने अपने गुड्स दिए कि ट्रांसपोर्ट कर दो। और इन सभी के जो गुड्स है ना, ए के गुड्स की वैल्यू 20,000 है, बी के गुड्स की वैल्यू 25,000 है, ऐसे ही सबकी 50,000 से कम है। तो किसी ने भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया, बोला यार मैं क्यों ई वे बिल जनरेट करूं भाई, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ई वे बिल जनरेट करने की, वो तो तब जनरेट होता है जब 50,000 से ज्यादा है, हमारा तो है ही नहीं। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है ये बोल रहा है यार मेरी गाड़ी के अंदर तो ये सभी गुड्स आ रहे हैं और इनकी एग्रीगेट टोटल वैल्यू जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर को खुद को इनके ब्याह पे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। Where consignor and consignee does not generate e-way bill, as their consignment value is not more than rupees 50,000, but aggregate value of such consignments carried in conveyance is more than rupees 50,000. In case of interstate supply, transporter shall generate e-way bill for the same। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक स्पेशल केस आता है दोस्तों, अब एक स्पेशल केस आता है, बिल टू शिप टू मॉडल। सर ये तो हमने पढ़ा था, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बिल टू शिप टू मॉडल पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने बोला था कि सपोज करिए कि एक मिस्टर ए है, और मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को बोला, मिस्टर ए रहता है राजस्थान में, मिस्टर एक्स है कहीं भी, मुंबई कहीं भी। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से बोला कि कुछ गुड्स हैं तुम सप्लाई कर दो मिस्टर सी के पास में। तो हमने उस केस में इसको थर्ड पर्सन बोला था, इसको रेसिपिएंट बोला था, इसको सप्लायर बोला था। डिलीवरी जो है वो मिस्टर सी को जाएगी, जबकि बिल जो है वो मिस्टर ए के एड्रेस पे जाएगा। ये पढ़ा था हमने। सर क्या दो सप्लाई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? हम ये मानेंगे कि मिस्टर एक्स ने ए को सप्लाई किया और ए ने मिस्टर सी को सप्लाई, माना ऐसा जाएगा क्योंकि मिस्टर एक्स मिस्टर सी को मिस्टर ए की डायरेक्शन पे सप्लाई कर रहा है। जी हाँ। तो फिर सर क्या इस केस में, तो सर फिर क्या इस केस में दो ई वे बिल बनेंगे? नहीं, एक ही ई वे बिल बनेगा, क्योंकि मूवमेंट जो है गुड्स का वो तो एक ही बार हो रहा है। तो सर कौन बनाएगा ई वे बिल? चाहे से ये बना दे, चाहे से ये बना दे। एज देयर आर टू सप्लाईज इन्वॉल्व इन बिल टू शिप टू मॉडल, हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिस्कस किया था, लेकिन मूवमेंट जो है गुड्स का वो सिंगल है, तो सिंगल ई वे बिल जनरेट होगा। चाहे से सप्लायर बना देगा, चाहे से इंटरमीडिएट सप्लायर जो है, दोनों में से कोई भी बना देगा चल जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर
यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है प्रोसेस क्या है ई वे बिल जनरेट करने का। तो सबसे पहले कंसाइनर या कंसाइनी जो भी रेस्पॉन्सिबल है, वो मतलब जिसको ये जिसकी जिम्मेदारी बन रही है कि पार्ट ए जनरेट करने की, वो जनरेट करेगा तो उसे एक टेम्पररी नंबर जनरेट हो जाता है। मैंने बोला था पार्ट ए फाइल करने के बाद में टेम्पररी नंबर मिलता है। वो टेम्पररी नंबर आपको जिसकी पार्ट बी जनरेट करने की जिम्मेदारी बनी, अगर खुद की है तो फिर वो खुद ही इशू कर देगा पार्ट बी, लेकिन ट्रांसपोर्टर की है तो ट्रांसपोर्टर को दे देगा। कैसे देगा? ट्रांसपोर्टर की एक ट्रांसपोर्ट आईडी होती है। जब जीएसटी ई वे बिल पोर्टल पर ना एक ऑप्शन आता है, जब ये टेम्पररी नंबर आपको मिल जाता है पार्टी फाइल करने के बाद में, तो वहीं ई वे बिल के पोर्टल पर आपको एक ऑप्शन आता है कि आप ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पर डाल दो, तो ये आपका टेम्पररी नंबर ट्रांसपोर्टर के पास में चला जाएगा, ताकि ट्रांसपोर्टर खुद जो है वो अपना पार्ट भी इशू कर ले। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? सर अगर मानकर चलो कि ट्रांसपोर्टर के पास में ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर के पास में एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होना जरूरी होता है। वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे दे अपना, तो उसको हम ये शेयर कर देंगे। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों अभी इस चैप्टर में पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन हम उसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग यहाँ तक इसको रिवाइज करो, आज हमने जितना पढ़ा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाए और इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग खत्म कर देंगे। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? चलिए देखिए, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ई वे बिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और दोस्तों हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल। कि ई वे बिल जो है उसकी आखिर वैलिडिटी कितने टाइम की होती है, वो कितने टाइम तक के लिए ई वे बिल वैलिड रहता है, कितने टाइम तक के लिए एप्लीकेबल रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने ई वे बिल अगर इशू कर दिया तो उसके बाद में फिर वो जिंदगी भर के लिए ही वैलिड रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक के लिए वैलिड है, और उसके बाद में ई वे बिल जो है वो इफेक्ट में नहीं रहेगा, काम का नहीं रहेगा। क्लियर है? तो एक बार हम वो चीज देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर अगर आपने ई वे बिल जो इशू किया है, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ई वे बिल इशू किया है इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब होता है एक ऐसा कार्गो, एक ऐसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप लेकर जा रहे हो जो बहुत ही हैवी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल को लेकर जाता है, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में एक बहुत बड़ा कार्गो लेकर जाया जा रहा है। अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें ऐसा ई वे बिल जनरेट किया गया है जो कि ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए है, या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट। सर मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब क्या होता है? मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब है, सपोज करिए कि मैं जयपुर राजस्थान में हूं और मैंने यहां से लेट सपोज गोवा के अंदर दोस्तों कोई माल भेजा। जयपुर से मैंने कहां पे माल भेजा? गोवा के अंदर भेजा। तो जयपुर से सपोज करिए ट्रांसपोर्ट वाला इसको लेकर गया, और जयपुर से वो लेकर गया ट्रक के थ्रू, और दिल्ली तक उसने ट्रक से लेकर गया वो दिल्ली तक, और दिल्ली से आगे मुंबई तक, दिल्ली से आगे मुंबई तक वो ट्रेन में लेकर गया, और फिर मुंबई से गोवा वो शिप में, पानी के जहाज में लेकर गया। इसे बोला जाता है मल्टी मॉडल। मतलब जहां पर आपका जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बार बार बदल रहा है, लेकिन लेकिन एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर ऐसा कोई ई वे बिल है
तो फिर उस केस में उसकी कितनी वैलिडिटी रहती है? अप टू 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर तक के लिए एक दिन की वैलिडिटी रहती है, और फिर हर एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए एक दिन की एडिशनल डे की वैलिडिटी रहती है। कहने का मतलब है, सपोज करिए जयपुर से गोवा पहुंचने में इसको, लेट सपोज जयपुर से गोवा पहुंचने में इसको टोटल किलोमीटर्स हैं 75 किलोमीटर। कितने हैं? टोटल 75 किलोमीटर। तो बोल रहे कि अप टू 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए एक दिन हो गया। अब इसके अलावा जितने भी किलोमीटर हैं, एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, या उनका 20 किलोमीटर का कोई हिस्सा। अब कितने बचे भाई? 75 में से 20 किलोमीटर्स तो यहां पर चले गए। अब आपके 55 किलोमीटर्स बचे। अरे मेरी बात यहां तक समझ में? कितने बचे? अब आपके 55 किलोमीटर्स बचे। अब आप देखो 20 किलोमीटर के लिए आप एक दिन ले रहे हो, एडिशनल 1 डे। तो 40 किलोमीटर के लिए एडिशनल 2 डेज हो गए, और अब भी आपके कितने बच गए? 15 किलोमीटर बच गए, उसके लिए थर्ड डे हो गया। तो एक दिन तो अप टू 20 किलोमीटर्स तक के लिए हो गया, और जो एडिशनल है उसमें आपके टोटल 3 दिन हो गए। तो कुल मिलाकर 4 दिन के लिए आपका ई वे बिल वैलिड हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखो बोल रहे 20 किलोमीटर्स तक के लिए एक दिन, और फिर हर 20 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए, जरूरी नहीं पूरा 20 किलोमीटर, एक छोटे से हिस्से के लिए भी एक एडिशनल डे मिल जाएगा। लेकिन सर अगर हमारा जो ई वे बिल जनरेट हुआ है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, इतना बड़ा कार्गो नहीं है, या फिर अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है, तो उसके अंदर एटलीस्ट वन लेग शिप से नहीं जा रहा है, रेल से जा रहा है, एयरक्राफ्ट से जा रहा है, शिप से नहीं जा रहा है, मतलब इसके अलावा अगर कोई दूसरा केस है, तो 200 किलोमीटर्स तक के लिए एक दिन, और फिर हर 200 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए एडिशनल 1 डे। देखो इसका लॉजिक क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली हम ये मानकर चलते हैं कि इस वाले केस में ना ट्रक से बाई रोड कोई चीज जा रही होगी। इस वाले केस में ट्रक जो है वो, अगर आप देखोगे ना, तो 200 किलोमीटर आराम से तय कर लेता है। 200 किलोमीटर तय करने में उसको मैक्स टू मैक्स खींच के 4 से 5 घंटे लगते हैं, तब भी एक दिन दे दिया पूरा। जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है हम आपको इनफ टाइम दे रहे हैं कि आपने अगर ई वे बिल जनरेट कर दिया, तो 200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए एक दिन तक के लिए वो ई वे बिल वैलिड रहेगा। अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा है आपका डिस्टेंस, तो 200 किलोमीटर तक के लिए एक दिन, और फिर एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए एडिशनल 1 डे रह जाएगा। लेकिन पानी के अंदर जब कोई शिप चलता है ना दोस्तों, तो उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है इन कंपैरिजन रोड पे जब कोई ट्रांसपोर्ट चलता है, कोई व्हीकल चलता है। इसलिए बोला गया 20 किलोमीटर तक के लिए एक दिन, फॉर एवरी 20 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए एडिशनल 1 डे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को ये समझ में आ गया कि ई वे बिल जो है वो कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, पर सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? बोला सर ये ई वे बिल का टाइम पीरियड हम कब से देखना स्टार्ट करते हैं, कब से गिनना स्टार्ट करते हैं ई वे बिल की वैलिडिटी को? फ्रॉम द मिडनाइट, फ्रॉम द मिडनाइट। सर इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा दोस्तों। लेट सपोज कि आज 26 है, 26 अगस्त है आज, हम ऐसा मानकर चलते हैं। और सपोज करिए कि अभी ना 5 बज रहे हैं, 5 PM। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अब हम मिडनाइट पर चले जाएंगे, तो मिडनाइट में 26 और 27, एक मिनट, 27 और 28, मानकर चलो ये एएम है, मॉर्निंग में आपने 5 बजे अपना ई वे बिल जनरेट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 26 और 27 जो है ना, उसके रात के 12 बजे से गिनना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द मिडनाइट। तो अब वहां से आप कंसीडर करोगे आगे।
मानकर चलो कि टोटल आपका जो किलोमीटर पड़ रहा है, लेट सपोज वो 540 किलोमीटर्स पड़ रहा है, तो 200 किलोमीटर तक के लिए तो आपका एक दिन हो गया दोस्तों, और बाकी के बचे आपके 340 किलोमीटर, उनके लिए एडिशनल 2 दिन हो गए, तो टोटल मिलाकर आपके 3 डेज हो गए। तो यहां से 3 डेज गिनेंगे हम, 26-27 के रात के 12 बजे मिडनाइट से। तो 27-28, 28-29, 29-30, 29-30 के रात के 12 बजे तक के लिए आपका ई वे बिल वैलिड है। देखिएगा, वैलिडिटी पीरियड, validity period from the relevant date means the validity of e-way bill shall be counted from the midnight of the day on which e-way bill is generated। जिस दिन वो जनरेट हुआ उसके मिडनाइट से। एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज करिए ई वे बिल 13 सितंबर के 2 बजे अगर जनरेट हुआ है, 500 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, तो 13-14 तारीख के रात के 12 बजे से गिनना स्टार्ट करेंगे, जहां पर 13 तारीख खत्म हो रही है। तो अगर आप देखोगे ना, तो आप देखिए इस वाले केस में भी 26 तारीख को सुबह 5 बजे आपने इसको जनरेट कर दिया, तो 26 तारीख आपके लिए एक तरह से फ्री हो गई। उस दिन आप आराम से अपने ई वे बिल को, मतलब अपने उसको व्हीकल को लेकर जा सकते हो, वो आपके लिए फ्री हो गया वो टाइम पीरियड। 26 तारीख के सुबह 5 बजे ई वे बिल जनरेट कर दिया आपने, और टाइम पीरियड हम काउंट कर रहे हैं 26-27 के रात के 12 बजे, जहां 26 खत्म होने पर आ गई है, 27 शुरू हो रही है, वहां से कितना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो 5 बजे से लेकर, और फिर इसके पास में लगा लो कितना टाइम पीरियड बच गया, 24 में से 5 गए, 17 घंटे इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सेम उसी तरीके से देखो, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, 13 तारीख को 2 बजे अगर ये जनरेट हुआ है, 500 किलोमीटर की जर्नी है, तो 3 दिन हो गए। तो 13-14 के रात के 12 बजे से 3 दिन काउंट करेंगे, तो फिर 14, 15, 15, 16, 16, 17 के रात के 12 बजे तक ई वे बिल वैलिड रहेगा। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, आगे चलते हैं। हाँ, अब सुनिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ट्रांसफर, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल, कि अगर ई वे बिल जो है उसका या तो ट्रांसफर किया जा रहा है, या उसका कैंसिलेशन किया जा रहा है, या उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेयंस टू अनदर, पर्सन मेकिंग मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट कैन अपडेट कन्वेंस इन डिटेल इन पार्ट बी। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है, मानकर चलिए मोहित बंसल ने जयपुर राजस्थान से, मानकर चलिए मोहित बंसल ने जयपुर राजस्थान से अपने कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए। तो जो ट्रांसपोर्टर है पहले वो ट्रक में लेकर गया, और उस ट्रांसपोर्टर के ट्रक का नंबर था RJ05UA3444। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये ट्रक जो है वो खराब हो गया, या फिर और कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको ये चेंज करना पड़ रहा है, ये चेंज करना पड़ रहा है, और उसने किसी नए ट्रक या टेम्पो में या ट्रैक्टर में लोड कर लिया, जिसका है RJ05UA1232। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, तो ये जो कन्वेंस है, ये जो व्हीकल है वो चेंज हो गया। तो ये जो व्हीकल चेंज हुआ है इसको अपडेट करना पड़ेगा, किस चीज में, ई वे बिल में अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई वे बिल के अंदर इस वाले व्हीकल का नंबर आ रहा है, जबकि व्हीकल अपडेट हो चुका है। कल को किसी ने पकड़ लिया बीच में, तो चालान कट जाएगा आपका, या पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। सर सपोज करो कि चलो अपडेट कर देंगे इस वाले को, इसको आगे लेकर गए, टेम्पो फिर खराब हो गया, फिर किसी में करा, तो अपडेट करो। सर कितनी बार अपडेट कर सकते हैं पार्ट बी को? पार्ट बी के अंदर हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं? जितनी बार आपकी मर्जी करे, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बस इतना याद रखिएगा, आपका जो ई वे बिल है वो अपडेट जरूर होना चाहिए। मतलब जिस व्हीकल के अंदर आप लेकर जा रहे हो, उसी व्हीकल, जिस जो व्हीकल का नंबर आपने ई वे बिल में डाला हुआ है, उसी व्हीकल के अंदर आपके गुड्स होने चाहिए, दूसरे व्हीकल में नहीं होनी चाहिए। मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा सर, बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है, मान के चलो कि हमने ई वे बिल जनरेट कर दिया,
ई वे बिल तो हमने जनरेट कर दिया ये सोचकर कि यार चलो अपना माल लेकर जाएंगे, लेकिन बाद में हम माल लेकर जा ही नहीं रहे, बाद में हम ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं रहे, तो उस ई वे बिल को आप कैंसिल कर दो। तो उस ई वे बिल को आप कैंसिल कर दो। इफ गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड और not transported as per the details provided, e-way bill can be cancelled within 24 hours of its generation। लेकिन सर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तभी हो सकता है जब आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो और आप उसे कैंसिल कर रहे हो। मान के चलो कि आपने ई वे बिल जनरेट किया और आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया और किसी ऑफिसर ने अगर उन जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप ले जा रहे हो अगर उसे इंस्पेक्ट कर लिया एक बार, उसके बाद में अब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो सर ऑब्वियस बात है, कोई भी ऑफिसर इंस्पेक्ट कब करेगा? जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तब करेगा, थोड़ी ना घर पे रखे होंगे तब करेगा इंस्पेक्ट। पॉइंट तो हमारा वैसे ही बोल रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कैंसिल कर दो, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और अगर किसी ऑफिसर ने इंस्पेक्ट कर दिया उसके बाद में कैंसिल मत करना, क्योंकि पता है क्या होता है, मानकर चलो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किसी ऑफिसर ने इंस्पेक्ट कर लिया, इंस्पेक्ट करने के बाद में छोड़ दिया, अब आप कैंसिल कर रहे हो, तो लगेगा भाई साहब अब आपको डर लग गया है कि कल को कोई दूसरा ऑफिसर ना पकड़ ले और इसके अंदर मैंने गलत चीज रखी हुई है इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? However, if e-way bill has been verified during the trip, it cannot be cancelled। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं, जैसे फ्लड हो गया, जैसे स्ट्राइक हो गया, है ना। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों ने अभी अभी दोस्तों देखा कि ई वे बिल जो है वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहता है, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन मानकर चलिए सर ये जो ई वे बिल की वैलिडिटी अगर हमने देखी, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर हम गुड्स की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमको मिले थे 3 दिन कि भाई आपकी 500 किलोमीटर की जर्नी है, 3 दिन में आप कर दो, 3 दिन के लिए ई वे बिल वैलिड है। अब सर 3 दिन में हम उनकी डिलीवरी कर देते, लेकिन सर क्या हुआ, फ्लड आ गया सर, बाढ़ आ गई सर, लैंडस्लाइड हो गई सर। सर आगे जो है ना दो गांव के बीच में लड़ाई हो गई, रोड जो है वो जाम करके पिटक दिया सर। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ गए। वैसे तो हमें पता है कितने दिन के लिए ई वे बिल वैलिड होता है, अगर मेरी 500 किलोमीटर की जर्नी है और मैं रोड से जा रहा हूं तो 3 दिन के लिए वैलिड है सर, मुझे पता है और मैं कर भी देता डिलीवर इसको। पर सर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ गया, क्या करूं? तो आप एक्सटेंशन ले लो, टाइम की एक्सटेंशन ले लो, लेकिन याद रखिएगा कितने टाइम के अंदर, जैसे ही ई वे बिल आपका एक्सपायर हो रहा है ना उसके 8 घंटे के अंदर अंदर आप एक्सटेंशन ले लो कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और मेरे पास में वैलिड रीजन है एक्सटेंशन लेने का। क्लियर ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को बड़े ही ध्यान से। हाँ, मैंने आपको बोला था ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, या तो सप्लायर, अगर सप्लायर मान लो या तो सप्लायर कर रहा है ना, सप्लायर या ट्रांसपोर्टर या रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर, इनमें से कोई एक जो है वो ई वे बिल जनरेट कर रहा है। तो वो क्या करता है, जैसे ई वे बिल जनरेट करता है तो जो अपने पोर्टल के ऊपर इस बात को अपडेट करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानकर चलिए कि मैं मोहित बंसल, मैंने ई वे बिल जनरेट किया, मैंने ई वे बिल जनरेट किया दोस्तों, और मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, आपका नाम है मिस्टर पी। तो जैसे ही मैंने ई वे बिल जनरेट करके अपने पोर्टल पर अपलोड किया, जैसे ही मैंने ई वे बिल जनरेट करके अपने पोर्टल पर अपलोड किया, तो अब ये आपके पोर्टल पर शो होने लगेगा, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब सामने वाली पार्टी को ई वे बिल एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ई वे बिल, डिटेल्स जो है ई वे बिल की वो अवेलेबल हो जाती हैं। सच पर्सन शेल कम्युनिकेट दियर एक्सेप्टेंस, या तो आप उसे एक्सेप्ट करो और अगर आपको लगता है कि यार ई वे बिल सही नहीं है, गलत है, तो फिर आप उसे रिजेक्ट करो। या तो आप उसे एक्सेप्ट करो अगर आपको लगता है एकदम इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और अगर आपको लगता है नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट करो। क्लियर है? कितने टाइम के अंदर अंदर करना पड़ता है सर ये?
जैसे ही उस कॉमन पोर्टल पर ई वे बिल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके 72 आवर्स के अंदर, या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले पड़ जाता है। और नॉर्मली तो टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, यार गुड्स डिलीवर होने के बाद में फिर ई वे बिल को एक्सेप्ट रिजेक्ट कौन करेगा? जब गुड्स डिलीवरी हो, ई वे बिल काई के लिए है? वे, रास्ते के लिए, मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए। यार गुड्स की डिलीवरी से पहले ही तो आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे। तो 72 आवर्स या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? अब आता है दोस्तों एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे बोल सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में से क्वेश्चंस ज्यादातर आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। सिचुएशंस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टेंस या सिचुएशन है जहां पर ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा सब कुछ दूंगा, याद करना है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड गुड्स, एलएनजी फॉर दी सप्लाई। एलएनजी का मतलब होता है ये लिक्विड जो नेचुरल गैस होती है ना, जैसे आपके घर में सिलेंडर जो आते हैं उनके अंदर जो गैस आती है, अगर उसकी सप्लाई कर रहे हो तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। केरोसिन ऑयल जो पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सरकारी आपने दुकानें देखी होंगी ना जहां पर सॉरी 1 किलो रुपए 1 रुपए किलो में गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, गरीबों के लिए, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए सरकार जो लेकर आती है उनके लिए। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, अगर कोई पोस्टल डिपार्टमेंट जो है पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपको लगता है पोस्ट वाले जो है वो आपके लिए बैठकर ई वे बिल जनरेट करेंगे वहां पर? मुझे लगता है पोस्ट, अगर आप पोस्ट के थ्रू कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पोस्ट वाले के पास में इतना समय है कि वो आपके लिए ई वे बिल जनरेट करेगा। यार उसके पास पहले ही काम की कमी नहीं है यार, सरकारी आदमी है बेचारा, बहुत काम है उनके पास। और मेरे को ऐसा लगता है, सच्ची बताऊं, कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना उसमें से एटलीस्ट पोस्ट डिपार्टमेंट को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बुक्स जाती हैं कि यार पोस्ट वाले काम तो करते हैं बेचारे। पर्ल, सेमी प्रीशियस, प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स, मेटल क्लेड, ये पत्थर वत्थर होते हैं, आपको पता ही है, बहुत ही प्रीशियस होते हैं। अगर इनका ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स, एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए सर। इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल नहीं होती है, जो ऐसे लोकल ज्वेलरी होती है, आजकल बोलते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ये, ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं है, वो सब चीजें। करेंसी, आपने देखा होगा बहुत बार, जब कभी अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो आपने देखा होगा एक गाड़ी आई है और वो गाड़ी बोलती है, वो लोग बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, एटीएम में पहले हम पैसा डाल रहे हैं। तो बैंक से हम पैसा लेकर आए एटीएम में डालने के लिए, उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट, अब आप सपोज करिए कि मैं जयपुर में मानसरोवर में रहता हूँ और मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ, और मानकर चलिए मैं कहीं और जा रहा हूँ, अब मेरे घर का सामान है यार, उसके लिए ई वे बिल थोड़ी ना जनरेट करूंगा मैं, और मैं उसे बेच थोड़ी ना रहा हूँ भाई। मैं ही तो सप्लायर हूँ, मैं ही रिसीवर हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ, किसके नाम पे ई वे बिल जनरेट करूँ अकेला? मैं तो बस अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ यार, मेरे पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं। कोरल वर्क अनवर्कड हैं। या इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल पर, बैलगाड़ी पर कुछ लेकर जा रहे हो, इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, ई वे बिल जनरेट मत करो। अगर आप ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये तो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है। या फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो अपन ने पढ़े थे, है ना, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें। या फिर मानकर चलो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो नेपाल भूटान के अंदर, या नेपाल भूटान से टू और फ्रॉम नेपाल भूटान, या ऐसे कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं, मतलब वो सप्लाई ही नहीं माने जाते हैं। या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो, देखो डिफेंस हमारी सुरक्षा के लिए होता है, और उसमें अगर आप ई वे बिल जनरेट करके ये बताओगे ना कि आज इतनी सारी तोप, इतनी सारी बंदूकें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो वो हमारी भारत सरकार और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाता है। इन केस ऑफ कंसाइनर इज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रेल। अगर जो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जो कंसाइनर है, वो खुद गवर्नमेंट अगर है, या फिर ट्रांसपोर्ट आप रेल के थ्रू कर रहे हो, रेल के थ्रू कर रहे हो,
है ना। कंसाइनर कौन है? पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। और ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है? रेल के थ्रू हो रहा है। तो फिर उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट से करा रही है तो ई वे बिल जनरेट होगा। रोड से करा रही है तो ई वे बिल जनरेट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट करा रही है भाई रेल, तो फिर ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर, आप ऐसे कंटेनर लेकर जा रहे हो जो खाली हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, इस बात का ई वे बिल जनरेट करना है फिर। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग एलएनजी, आपने देखा होगा बहुत बार खाली सिलेंडर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे आज हम खाली सिलेंडर नेपाल लेकर गए और नेपाल से खाली सिलेंडर वापस लेकर आए, तो वो तो भैया सप्लाई ही नहीं है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड विद इन 20 किलोमीटर्स फॉर वेमेंट। वेमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास में जो गुड्स होते हैं उनको तुलवाने के लिए, उनका वेट करवाने के लिए, उनका वजन करवाने के लिए हम लेकर जाते हैं। तो मानकर चलो, आपने धर्म कांटा सुना होगा ना, कि यार धर्म कांटे पे इसको तुलवा के लिया। जो एक बहुत बड़ा कांटा होता है जिसके ऊपर पूरी गाड़ी भी चढ़ जाती है, और फिर तोला जाता है कि कितना वजन है उसका। मानकर चलो ये मेरा मोहित बंसल का ये लोकेशन है, और मैं कुछ गुड्स सप्लाई करने वाला हूं अभी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं इनका वजन टोटल कितना है, और उसके लिए क्योंकि गुड्स बहुत क्वांटिटी में है, तो एक एक करके तो हम यहाँ अपनी दुकान पर, अपने शोरूम पर, अपनी फैक्ट्री में तो उसको वेट नहीं कर पाएंगे, उसको वजन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला यार धर्म कांटा वाले के पास में चला जा, बड़ा कांटा है, आपने देखा होगा जमीन पर लगा रहता है, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो वजन बता देता है। और ये 20 किलोमीटर के अंदर है। तो इसके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने सप्लाई नहीं करी है, बस मैंने इसका वेमेंट करवाया है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स exempt in terms of supply of goods to or by यूनिट रन कैंटीन्स, मतलब आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पे कैंटीन चलती है, या सप्लाई ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, या फिर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करी जा रही है, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, अगर कस्टम पोर्ट से गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एयरपोर्ट से, लैंड कस्टम स्टेशन से, कहां पर कर रहे हो? टू इनलैंड कंटेनर डिपो, मतलब ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है कि भाई ये आज कस्टम पोर्ट है हमारा, यहां से हम गवर्नमेंट का ही कंटेनर डिपो है, बोला वहां तक हम सामान लेकर जा रहे हैं ताकि वहां पर उसको सुरक्षित रख सकें। या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, तो या तो आप कस्टम पोर्ट से, एयरपोर्ट से यहाँ डिपो में लेकर जा रहे हो, या डिपो से कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट पर लेकर जा रहे हो, ई वे बिल जनरेट करने की जगह नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह गवर्नमेंट की हैं। गवर्नमेंट किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है, सामान को इधर उधर कर रही है अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब इसमें कुछ छोटे छोटे से प्रोविजंस और दिए हुए हैं, एक बार वो प्रोविजंस अपन और देख लेते हैं और फिर अपना चैप्टर एंड हो जाएगा। अदर प्रोविजन में बताया है जनरेशन ऑफ ई वे बिल बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए अगर नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा था अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो ई वे बिल जनरेट नहीं करे, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर मानकर चलिए हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं और अगर आप उनका इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो चाहे से आप अनरजिस्टर्ड हो, कंपलसरी हो जाता है ई वे बिल जनरेट करना। मानकर चलो कि एक मिस्टर एक्स है और ये अनरजिस्टर्ड है, लेकिन ये मिस्टर एक्स राजस्थान में है और ये उत्तर प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए इसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है। या फिर मानकर चलो सर कोई और पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है और वो बोल रहा है कि मैं ई वे बिल जनरेट करना चाहता हूं, तो सर ये तो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको उसके लिए बताया था कि उनको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, उसके बाद में वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, सर मानकर चलिए सर कि जैसे कोई मिस्टर पी ट्रांसपोर्टर है, हाँ, या कोई सप्लायर है, और मानकर चलिए कि वो सप्लाई कर रहा है सर, दो अलग इनवॉइस जनरेट करी हैं उसने।
दो अलग इनवॉइस जनरेट करी है। एक तो इनवॉइस जनरेट करी है जो है सर 68,000 की, एक इनवॉइस जनरेट करी है 65,000 की। अच्छा, सेम सप्लायर सेम है सर, सप्लायर सेम है, रेसिपिएंट सेम है, ट्रांसपोर्टर सेम है, व्हीकल सेम है, बस इनवॉइस दो हैं। मतलब सेम ट्रांसपोर्टर है जो इन गुड्स को लेकर जाएगा। जैसे इसके अंदर टोटल 4,000 यूनिट जा रही हैं, इसके अंदर 3,000 यूनिट जा रही हैं, टोटल 7,000 यूनिट जा रही हैं। एक ही व्हीकल से जाएंगी, एक ही सप्लायर बेच रहा है, एक ही रेसिपिएंट को बेच रहा है, एक ही ट्रांसपोर्टर लेकर जा रहा है, एक ही व्हीकल लेकर जा रहा है, इनवॉइस अलग अलग है। अगर इनवॉइस अलग अलग हैं तो फिर उस केस में ई वे बिल भी अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। If multiple invoices are issued between the same consignor, same consignee, multiple e-way bill has to be generated. इनवॉइस स्पेसिफिक होना चाहिए ई-वे बिल कि ये ई-वे बिल इस इनवॉइस के लिए, ये ई-वे बिल इस इनवॉइस के लिए, सेपरेट ई-वे बिल। क्लियर है? चाहे व्हीकल, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, रेसिपिएंट सब लोग सेम है तो भी। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को आगे। डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस टू बी कैरीड। अब एक चीज बताइएगा, आज जब ट्रांसपोर्टर जाता है, जैसे मिस्टर पी सप्लायर है, मिस्टर आर रेसिपिएंट है और मिस्टर टी ट्रांसपोर्टर है। अब मिस्टर टी ट्रांसपोर्टर जो है वो गुड्स को यहां से यहां रेसिपिएंट के पास लेकर जा रहा है, तो एक तो वो ई वे बिल की कॉपी अपने पास में रख ले, इनवॉइस की कॉपी अपने पास में रख ले। इनवॉइस नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी अपने पास में रख ले, जरूरत है तो डिलीवरी चालान की कॉपी अपने पास में रख ले। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस शेल कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस। या तो इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, डिलीवरी चालान हो और ई वे बिल की कॉपी हो। लेकिन अगर आप गुड्स लेकर जा रहे हो रेल के थ्रू, एयर के थ्रू, वेसल के थ्रू, तो ऑब्वियस बात है ई वे बिल की कॉपी आप नहीं लेकर जाओगे। उस केस में इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान होना चाहिए। अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो फिर उस केस में बिल ऑफ एंट्री जो इंपोर्टर के द्वारा फाइल की गई है वो होना जरूरी होता है, और उस बिल ऑफ एंट्री के अंदर ई वे बिल का नंबर आना चाहिए। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास में भले ई वे बिल नहीं है, बिल ऑफ एंट्री होनी जरूरी है। हाँ, लेकिन जब आप गुड्स को कस्टम पोर्ट से क्लियर करवाओगे ना, उस वक्त इनवॉइस भी होनी चाहिए आपके पास में, वरना कस्टम पोर्ट क्लियर करने में दिक्कत कर देगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। अब मुझे एक चीज बताइएगा दोस्तों, ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर इन डॉक्यूमेंट्स को आखिर क्यों लेकर जा रहा है? ताकि सर बीच में रास्ते में अगर कल को कोई ऑफिसर पकड़ के इंस्पेक्ट करे, चेक करे, पकड़ ले और बोले क्या जा रहा है इस ट्रक में, बोला साहब सामान जा रहा है, बोला कौन सा सामान, बोला फलाना फलाना फलाना, बोला दिखा, बोले ये लो ई वे बिल, ये लो इनवॉइस, ये लो डिलीवरी चालान, कर लो चेक, यही सब कुछ है, तो फ्री करो, मेरे को जाने दो। तो इसका मतलब है इंस्पेक्शन किया जा सकता है। कौन कर सकता है सर? या तो कमिश्नर कर सकता है, या कमिश्नर अगर किसी दूसरे ऑफिसर को एम्पावर कर दे, जैसे प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो कन्वेंस को वेरीफाई कर सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मानकर चलिए कि ट्रांसपोर्टर निकला राजस्थान से। अब राजस्थान में जयपुर से निकला, अभी तक अलवर पहुंचा है, ये भी राजस्थान में है। यहां जयपुर में एक बार उसको इंस्पेक्ट कर लिया, अब अलवर में दोबारा इंस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं करेंगे, सेम स्टेट में एक ही बार इंस्पेक्शन होगा। फिर वो यूपी एंटर हो गया, यूपी में लखनऊ में उसका किसी ने इंस्पेक्शन कर लिया, कानपुर में दोबारा कर, एक स्टेट में एक ही बार इंस्पेक्शन होगा सर। Once physical verification is done during the transit, no further verification shall be allowed within the same state unless specific information of tax evasion. हाँ,
लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है अलवर वाले को कि यार ये टैक्स की चोरी कर रहा है, यहां हमको पागल बना के इंस्पेक्शन किया था जयपुर में, पागल बना के निकल गया, पकड़ लेना, तो अलग बात है। अदरवाइज एक स्टेट में एक ही बार इंस्पेक्शन होता है। अब सर इंस्पेक्शन कर लिया यहां पर बंदे ने, तो उस इंस्पेक्शन की समरी उसको पोर्टल पे डालनी पड़ती है। यहाँ पे जो भी ऑफिसर रहा होगा ना, वो ऑफिसर पोर्टल पे बताएगा कि मैंने इस गाड़ी का इंस्पेक्शन किया था, उसमें मुझे ये चीजें पता लगी। एक तो उसे इंस्पेक्शन की समरी बतानी पड़ेगी विद इन 24 आवर्स, एंड 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट उसे अपलोड करनी पड़ेगी अपने इंस्पेक्शन की। तो याद रखिएगा, जैसे ही इंस्पेक्शन किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्शन की समरी अपलोड करनी है, और 3 दिन के अंदर फाइनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अपलोड करनी है। सर अगर 3 दिन में अपलोड नहीं कर पाता है वो ऑफिसर, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मैक्सिमम 3 दिन का मिलेगा, और वो कमिश्नर देगा एक्स्ट्रा टाइम। सर ये 24 घंटे और 3 दिन कब से काउंट होंगे? वही मिडनाइट से, जहां से ईबे बिल काउंट हो रहा है वहीं से मिडनाइट से काउंट होंगे। क्लियर ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दो और छोटे से टॉपिक है दोस्तों। ब्लॉकिंग ऑफ ईबे बिल फैसिलिटी। अगर मानकर चलिए कोई ऐसा सप्लायर है, कोई ऐसा सप्लायर जो इनमें से किसी भी सिचुएशन में फॉल हो जाता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको ई वे बिल फाइल करने की फैसिलिटी ब्लॉक कर देगा। सर जैसे मानकर चलिए कोई कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन टैक्स पेयर है, और उसने लगातार 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, और उसने लगातार दोस्तों 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 क्वार्टर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, स्टेटमेंट फाइल नहीं करा। अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उसने लगातार 2 क्वार्टर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी। अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर है, और रेगुलर टैक्स पेयर, अगर कोई, एक तो मैंने बोला कंपोजिशन है, और उसने लगातार 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर फाइल नहीं किया। एक रेगुलर टैक्स पेयर है, अगर वो मंथली रिटर्न फाइल करता है, टैक्स फाइल करता है, तो लगातार 2 महीने उसने फाइल नहीं किया। और अगर वो क्वार्टरली करता है, तो लगातार 2 क्वार्टर से उसने फाइल नहीं किया। क्लियर है ये चीज यहां तक? रेगुलर टैक्स पेयर हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 2 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड, चाहे मंथली चाहे क्वार्टरली। या फिर अगर कोई टैक्स पेयर जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कब सस्पेंड हो सकता है, तो अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है जिसने पिछले 2 क्वार्टर से रिटर्न फाइल नहीं करी, या रेगुलर टैक्स पेयर है जिसने पिछले 2 टैक्स पीरियड से रिटर्न फाइल नहीं करी, टैक्स पे नहीं किया, या फिर कोई ऐसा सप्लायर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड कर दिया गया है, उस केस में वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। हालांकि वो अब भी कर लेगा, चाहे से उसने रिटर्न विटर्न फाइल नहीं करी है या सस्पेंड है, तब भी ई वे बिल जनरेट कर लेगा, अगर वो सफिशियंट रीजन शो कर देता है कमिश्नर को, और कमिश्नर बोलता है ठीक है हम तुमको स्पेसिफिकली अलाउ करते हैं, उस केस में उसे अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक छोटा सा स्पेशल केस है दोस्तों, वो और सुन लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सपोज करिए कि सप्लायर है राजस्थान में, ठीक है जी, सप्लायर है दोस्तों राजस्थान में। सपोज करिए कि ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट है उत्तर प्रदेश में, और ये ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर का भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर उसकी कोई ऑफिस है या गोडाउन है उसका। अब ट्रांसपोर्टर सप्लायर के यहां से यहां अपने गोडाउन में माल लेकर आ गया, और फिर ट्रांसपोर्टर ने रेसिपिएंट को बोला कि साहब माल आ गया है, माल ले जाओ। रेसिपिएंट ने बोला मेरे अभी ना गोडाउन में मेरी फैक्ट्री में जगह नहीं है, तो माल अपने पास में ही रखो थोड़े टाइम के लिए, मैं बाद में इसको उठवा लूंगा। तो ऐसा कब हो सकता है? पहली कंडीशन, रेसिपिएंट को ये ट्रांसपोर्टर का जो ऑफिस गोडाउन है
उसे अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब ई वे बिल जनरेट किया था सप्लायर ने तो यहां तक के लिए जनरेट किया था, क्योंकि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया ना रेसिपिएंट का ये। अब जब ट्रांसपोर्टर के यहां से रेसिपिएंट के यहां पर जाएगा तब एक न्यू ई वे बिल जनरेट होना चाहिए, जरूरी है। रेसिपिएंट शेल डिक्लेयर ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। Goods movement from supplier place to go down shall be covered by e-way bill. Goods movement from go down to recipient place should be covered by new e-way bill. क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को 100% तरीके से क्लियर है। मिलते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब इस चैप्टर के बाद में हमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इसी क्लास के अंदर अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करवा देता हूं दोस्तों। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। इस चैप्टर के बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं, और सबसे पहली बात सभी क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। एसएल ग्रुप्स हैज स्टार्टेड मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। एसएल ग्रुप्स अब टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। You are required to advise it about the accounts and record required to be maintained by it as required under section 35 subsection 1। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे मेंटेन करने पड़ेंगे? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों चैप्टर के अंदर कि जो ई वे बिल होता है उसके अंदर क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। एक तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर कितने गुड्स प्रोड्यूस करे, उसके लिए कितने आपने इनवॉल्व परचेज किया था, कितना आपने सप्लाई कर दी, कितना स्टॉक में बचा हुआ है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, कितनी आपके ऊपर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, वो सब चीज़ें। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद रेस्टोरेंट हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, कि वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हो गया है। तो कंपोजिशन सप्लायर को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ते? देखिए जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था दोस्तों तो आपको याद होगा, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपोजिशन स्कीम वाला होता है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, ये कंपोजिशन वाले को मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। क्लियर है? स्टॉक ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ टैक्स, आउटपुट, ये सब चीज़ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एंगेजेस राघव एंड सन्स एज एन एजेंट टू सेल दी गुड्स। उन्होंने राघव एंड सन्स को अपना एजेंट बना लिया है। अब आपको ये बताना है कि एजेंट जो है राघव एंड सन्स, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो देखो एजेंट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो उसे प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन मिला होगा, वो ऑथराइजेशन। उसके अलावा कौन से गुड्स वो परचेज कर रहा है प्रिंसिपल के ब्याह पे, कौन से गुड्स की सेल आउट कर रहा है, कितनी वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी है, कितना उसने टैक्स पे कर दिया, कितना उसने प्रिंसिपल से चार्ज किया है, डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स, ये सब चीजें एजेंट को बननी पड़ती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, whether the transporters who are not registered under the GST are required to maintain any record under the provisions of CGST Act 2017. Also explain if any other unregistered person who are required to maintain records under the GST. अगर कोई जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है तो क्या उनको कुछ मेंटेन करना पड़ता है? हम लोगों ने बोला था वैसे तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है अगर उसे मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए उन्हें यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। तो द ट्रांसपोर्टर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, और उसके बाद में फिर उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा कौन से गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कितने डिलीवर कर दिए, कितने अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, कितने अभी ट्रांजिट में हैं, कितने उन्होंने अपने गोडाउन में स्टोर करके रखे हुए हैं, ये सब चीजें। गो टू ड्रेस इज अ चेन ऑफ स्टोर्स डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स थ्रू 5 शोरूम इन दिल्ली। एक गो टू ड्रेस है जिसके दिल्ली के अंदर 5 शोरूम है।
इट हैज अ सिंगल जीएसटीएन फॉर ऑल इट्स शोरूम इन दिल्ली। उसके दिल्ली में 5 शोरूम है, पांचों के लिए उसने एक सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। इसका मतलब है एक उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाकी 4 उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली करोल बाग के अंदर है। वन ऑफ द कंसल्टेंट हैज सजेस्टेड गो टू ड्रेस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स 5 शोरूम। ये बोल रहे हैं कि अब वो पांचों जो उसकी ब्रांचेज हैं दिल्ली के अंदर, उन पांचों ब्रांचेज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो एक जगह पर मैनेज करना चाहते हैं। हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको उसी ब्रांच के अंदर मेंटेन करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल वाले बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एडिशनल वाले के अंदर एडिशनल वाले के, एक जगह पर सबको मिक्स नहीं कर सकते हो आप। The suggestion of the consultant is not correct. Every registered person is required to keep and maintain his books of accounts at his principal place of business. Where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such place of business. Clear है ये चीज? Next, Mala Services Limited is a supplier of management consultancy services. It has approached you to ascertain the period for which the books of accounts or other records are to be maintained. कितने टाइम तक के लिए बुक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है? तो हमने पढ़ा था दोस्तों 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, तब तक के लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर अपील लग जाती है तो उस केस में एक और डेट आ जाती है, जिस दिन आपकी अपील डिस्पोज ऑफ हो रही है वहां से अगले 1 साल तक, या फिर 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पर दिया हुआ है, बस उसको सॉल्व करने को बोला हुआ है। एक मैसर्स क्यूट एंड कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, उन्होंने अपील लगाई थी आईटीसी के डिनाइल के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर अपील लगाई गई थी। ये अपील डिस्पोज ऑफ हुई है ऑन 30 सितंबर 2029। तो देखो अपील कब डिस्पोज ऑफ हुई? अपील डिस्पोज ऑफ हुई है 30 सितंबर 2029 को। तो यहां से 1 साल, 30 सितंबर 2030, या तो अब तक हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, या फिर हमने पढ़ा था जिस ईयर से रिलेट करता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, वहां से 72 मंथ्स, 72 मंथ्स मतलब 6 साल। तो 25 से 6 साल अगर आप लगाओगे तो 2030-31 पर पहुंच जाते हो, है ना? 2000 तो 31/12/2031, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या है? 31 मार्च 2025। यहाँ से 72 मंथ्स प्लस करेंगे 6 साल, तो 31 दिसंबर 2021, विच एवर इज लेटर। इनमें से जो भी डेट बाद में पड़ रही है तब तक के लिए इसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो 31 दिसंबर 2031 सेम है। नेक्स्ट, व्हेन एन ईबे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, वो हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की सप्लाई कर रहे हो तो आपको ईबे बिल जनरेट करना पड़ता है। Next question. Decide with reason whether e-way bill is required to be issued under CGST Act 2017 in the following independent cases. Square Limited जो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर है, सेंड गुड्स टू इट्स जॉब वर्कर क्यूब एंड कंपनी इन कर्नाटक विच इज। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है, चाहे से वैल्यू 50,000 से कम की है तो भी कंपलसरी हो जाता है। एक हमने बोला था, अगर प्रिंसिपल के थ्रू जॉब वर्कर के पास में कुछ गुड्स जा रही हैं और इंटर स्टेट सप्लाई है, तो चाहे से वैल्यू 50,000 रुपए से कम की है तो भी ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। यहां पर स्क्वायर जो लिमिटेड है वो आंध्र प्रदेश में है और अपने जॉब वर्कर को कर्नाटक में दे रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ई-वे बिल कंपलसरी है रजिस्टर जनरेट करना, मैंडेटरी है। सेकंड क्वेश्चन, हमने एक और एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर हैंडीक्राफ्टेड गुड्स की आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। मिस्टर भीष्म ऑफ तेलंगाना स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड गॉट हिज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30,000 फ्रॉम तमिलनाडु विच ही ट्रांसपोर्ट। तो हैंडीक्राफ्ट हैं और आपने तेलंगाना से तमिलनाडु भेजे हैं, कंपलसरी है, कंपलसरी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा।
स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है एयर कंडीशनर्स का, इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र अ कंसाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एयर कंडीशनर टू बी प्लेस्ड अंडर वारंटी एट वेरियस क्लाइंट्स लोकेशन इन गुजरात। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डिक्लेयर्ड इन डिलीवरी चालान accompanying the goods is 70,000. Power Electricals Limited claim that since movement of goods to Gujarat is caused due to reason other than supply, ई-वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है और चाहे से आप सप्लाई के लिए ई-वे बिल दे रहे हो, अदर देन सप्लाई के लिए दे रहे हो, ये देखो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। अगर वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो यहां पर चाहे अदर देन सप्लाई के लिए है लेकिन वैल्यू 70,000 50,000 से ज्यादा है, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई-वे क्लियर है ये चीज यहां तक? तो इसलिए ये जो क्लेम लगा रहा है ना ये पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कि मुझे ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है, ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी इशूड, ई-वे बिल रिक्वायर्ड है, इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र। इट रिसीव एन ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ रुपीज 1,20,000 inclusion of GST 18% from Prasanna, owner of a retail cosmetic store in Delhi. While checking the stock, it is found that order worth rupees 55,000। अच्छा देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये बोल रहा है एक ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड है मुंबई के अंदर, उसके बहुत सारे आउटलेट है, उसके पास में ऑर्डर आया 1,20,000 रुपए का। उसको ये पता लगा प्लस 18% जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, उसे पता लगा कि ये जो टोटल प्रोडक्ट मुझको सप्लाई करने हैं ये मेरे एक ही आउटलेट पर अवेलेबल नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स जो 55,000 के हैं वो मेरे दादर वाले आउटलेट पर अवेलेबल है और रिमेनिंग 65 के मेरे मलाड मुंबई वाले पे एप्लीकेबल है। तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया ठीक है तुम दादर वाले से 55,000 वाले गुड्स को सप्लाई कर दो और 65 वाले जो है वो मलाड मुंबई से सप्लाई कर दो। क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है क्या सेपरेट इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी? हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि अच्छा सेपरेट इनवॉइस इशू हुई है, क्या सेपरेट ई-वे बिल इन इशू करना पड़ेगा या सिंगल ई-वे बिल से काम हो जाएगा? हमने पढ़ा था अगर इनवॉइस सेपरेट है, अगर इनवॉइस सेपरेट है तो ई-वे बिल का सेपरेट होना जरूरी है, और अगर इनवॉइस सेम है तो ई-वे बिल का भी सेम हो जाएगा। लेकिन ई-वे बिल अगर सेपरेट है, इनवॉइस अगर सेपरेट है तो ई-वे बिल, तो यहां पर दो इनवॉइस जनरेट करी है, 55,000 की अलग 65,000 की अलग, दो ई-वे बिल जनरेट किए जाएंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धि टॉयज मैन्युफैक्चरर्स पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, गुजरात के रिटेलर को उसने भेजे हैं जिनकी वैल्यू 48,000 है एक्सक्लूडिंग 18% जीएसटी। तो 48,000 वैल्यू है और इसमें 18% जीएसटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था जो हम 50,000 की वैल्यू देखते हैं वो जीएसटी के अमाउंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो 48,000 प्लस 18% जीएसटी 56,640 रुपीज, 56,640 टोटल वैल्यू आ रही है। नाउ इट वांट टू सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू रिटेल सेलर इन गुजरात। अब हमें बताना है वेदर ई-वे बिल इज मैंडेटरी। यस, क्यों? क्योंकि वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल? कौन है? नॉर्मली ई-वे बिल जो जनरेट करता है वो सप्लायर करता है, या फिर ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है, या फिर रेसिपिएंट भी कर सकता है। कि हमारे केस में सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो खुद भी कर सकता है या ट्रांसपोर्टर कर देगा। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन इशुएंस ऑफ ई-वे बिल? अगर ई-वे बिल जनरेट नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं दोस्तों? उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं पेनल्टी लगती है। सर कितनी? ये तो आपने हमें चैप्टर में पढ़ाई नहीं थी, मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगा पेनल्टी, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि टोटल कितनी पेनल्टी लगती है, क्या पेनल्टी लगती है। आपको सीज किया जा सकता है माल को,
ये वो हम पेनल्टी चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी इतना ध्यान रखें कि पेनल्टी इंपोज करी जाती है अगर टाइम पर ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ। क्लियर है? ये दोस्तों इसके क्वेश्चंस हैं, एकदम डायरेक्ट और सिंपल से क्वेश्चंस हैं दोस्तों। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पर ये चैप्टर आपका 500% तरीके से कंप्लीट होता है। तो एक बार आप लोग यहाँ तक इसको रिवाइज करें। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।